हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट बता दीजिए। यस 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 यस, जोरदार 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 जोरदार। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलिए ठीक है। तो आप सभी अर्जुनों का स्वागत है काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 18। वैसे तो ये काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 18 हो जाएगा, लेकिन ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है। कंप्लीट काइनेमेटिक्स में हम 1D और 2D मोशन दोनों ही अज्यूम करके चलते हैं। तो अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं। वेक्टर पढ़ने के बाद हम लोग 2D मोशन स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा गोल है वो पहला गोल है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा वो हम समझेंगे। दो वेक्टर के बीच में एंगल को समझेंगे। टाइप ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं। वो आपको पता है वेक्टर कौन होता है? बताओ वेक्टर के पास क्या क्या होता है, बताइए पहले फटाफट बताइए। वेक्टर के पास क्या क्या होता है ना? कौन होता है वेक्टर और कौन होता है स्केलर? कौन होता है वेक्टर और कौन होता है स्केलर? फटाफट बताइए। ठीक है साहब। तो अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं। सारे वेक्टर एक जैसे नहीं होते। कई वेक्टर बहुत छोटा होता है, कई वेक्टर बहुत बड़ा होता है, कोई वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, कोई वेक्टर आगे की तरफ होता है। कई अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं। ठीक है ना? तो हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स को। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर के इफेक्ट को देखेंगे, कंपोनेंट को देखेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में भी हम लोग समझेंगे। वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ याद रखिएगा, साथ साथ वो एक स्पेशल तरह के एडिशन को फॉलो करता है जिसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। वो एक स्पेशल तरह के एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है साहब। फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो चलिए बात करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे देखते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे देखते हैं? तो दो वेक्टर को पहले हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। दो वेक्टर को पहले हम क्या करेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हम उसके हेड और हेड को एक साथ रखेंगे और टेल को एक साथ रखेंगे। हेड और हेड को एक साथ रखेंगे और टेल को एक साथ रखेंगे। उस इंस्टेंट पे जो दोनों वेक्टर के बीच में स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नहीं समझ में आएगा, चिंता मत करो, अभी पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज अ स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल when they are placed head to head और tail to tail। tail to tail का मतलब होता है, टेल मतलब होता है पूंछ। दो वेक्टर के पूंछ को एक साथ मिला दो, या दो वेक्टर के सर को एक साथ मिला दो। दो वेक्टर के सर को एक साथ मिला दो या दो वेक्टर के पूंछ को एक साथ मिला दो। उस इंस्टेंट पे दो एंगल बन रहा होगा। उन दोनों में से जो छोटा एंगल होता है उसी को कहते हैं हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जैसे मैंने दो वेक्टर बनाए, ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। देखो बेटा ये बी वेक्टर है, इसका टेल यहां है, बी का हेड यहां है। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का टेल यहां है, ए हेड यहां है। एक एंगल ये बन रहा अल्फा और एक एंगल ये बन रहा बीटा। बताओ अल्फा सही एंगल है या बीटा सही एंगल है? दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा उसी को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। तो फटाफट बताइए, ये कोई भी चैप्टर नहीं है, पढ़ ले, वेक्टर पढ़ा रहा हूं। कौन सा चैप्टर है? अरे मेरे मालिक, ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है वेक्टर। ठीक है, जो 2D मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है लाला, ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है वेक्टर्स, जो मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हो ये किसी भी चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें हमें वेक्टर समझना होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे फिजिक्स से ज्यादा तुमको मैथमेटिक्स वाली फील आएगी। यहां से फिजिक्स से ज्यादा किसकी फील आएगी? मैथमेटिक्स वाली फील आएगी। तो बताइए अल्फा सही एंगल है कि बीटा सही एंगल है? अल्फा की बीटा, अल्फा की बीटा। अल्फा सही है कि बीटा सही है?
अल्फा इज सही एंगल की बीटा इज सही एंगल। कई बच्चे बोल रहे हैं सर अल्फा इज सही एंगल, कई बच्चे बोल रहे हैं सर बीटा इज सही एंगल, कई बच्चे बोल रहे हैं सर दोनों रॉन्ग है। तो दोनों रॉन्ग है तो मैं आज क्या करके आया हूं, मतलब तुम्हें गलत पढ़ाऊंगा आज? ओए 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 ओए, मैं तुमको गलत पढ़ाऊंगा? बताओ, क्या मैं तुम्हें गलत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं? अल्फा भी सही एंगल नहीं है और बीटा भी सही एंगल नहीं। अल्फा भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है और बीटा भी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है। सर कैसे? अल्फा इज नॉट अ करेक्ट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नो। बीटा इज नॉट अ करेक्ट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नो। अल्फा एंड बीटा दोनों गलत है। सर ऐसा क्यों? देखो असल में क्या होता है, जब आप दो वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे तो उनका सर से सर मिलाओ, पूछ से पूछ मिलाओ, सर से सर को मिला दो, पूछ से पूछ को मिला दो, तभी उनके बीच का एंगल डिफाइंड होगा, नहीं तो ऐसे हो ही नहीं पाएगा। अरे बकलोल, पैर में मुंह मिला के क्या करेगा? मुंह से मुंह मिलेगा, सर से सर मिलेगा और पैर से पैर मिलेगा, तभी उनके बीच का एंगल डिफाइंड होगा। यहां पे ध्यान से देखिए, ए वेक्टर का सर यहां है और बी वेक्टर का सर यहां है, मतलब दोनों का हेड मैच नहीं कर रहा और दोनों का टेल भी मैच नहीं कर रहा, तो इनमें से कोई भी एंगल सही एंगल होगा ही नहीं, इनमें से कोई भी एंगल सही एंगल होगा ही नहीं। अच्छा, तो फिर हम एंगल कैसे देखेंगे? उनका मुंह से हेड मिलाओ या फिर टेल से टेल मिलाओ। जब तक हेड से हेड नहीं मिलेगा, टेल से टेल नहीं मिलेगा, तब तक सही एंगल नहीं आएगा। क्या मिलाओगे? हेड से हेड और टेल से टेल। यहां पे क्या लिखा है मैंने? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ए स्मॉलर एंगल। ऑब्वियसली दो वेक्टर के बीच में जो दो एंगल हो बन रहा होगा उसमें से छोटा वाला एंगल लेंगे हम, लेकिन टू स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल व्हेन दे आर प्लेस्ड हेड टू हेड। देखिए इधर, हेड टू हेड, सर से सर मिलेगा या पूछ से पूछ मिलेगा। अब सर से सर मिलाओ तो पूछ से पूछ अपने आप मिल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? या पूछ से पूछ मिलाओगे तो सर से सर अपने आप मिल जाएगा, समझ में आया? ठीक है, तो ये गलत पूरा रिप्रेजेंटेशन। सही कैसे बनेगा? तो कोशिश करो कि बी का सर ए के सर के साथ कोइंसाइड करे, दोनों मिले, और जब दोनों मिलेगा तभी होगा। तो सर कैसे मिला है? तो आपको एक चीज बताया था मैंने, इस वेक्टर को पैरेलली मतलब इसी इंक्लिनेशन पे ऊपर ले जा सकते हो या नीचे ला सकते हो। तो सबसे पहले ड्रॉ करो ए, सबसे पहले क्या ड्रॉ करो? ए जैसे वैसे रहने दो। क्या मैंने जैसा ए है वैसे रहने दिया है? ए को कुछ किया क्या? नहीं। देखो ए इतने लेंथ का है और इस तरफ है तो वही रहने दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, बी को नीचे ला रहा हूं। बी को क्या कर रहा हूं मैं? नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, ऐसे ऐसे। क्या उसका इंक्लिनेशन सेम है? हाँ। एंगल सेम है? हाँ। मतलब डायरेक्शन सेम है? हाँ। देखो डायरेक्शन इसी तरफ तो है, देखो ना, इसका बी का हेड ए रहा, तो ये रहा आपका बी वेक्टर, उसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया और ए वेक्टर को एज इट इज रख दिया, दोनों का हेड से हेड मिल गया। ये एंगल थीटा सही एंगल होगा। अब जब हेड से हेड मिलेगा तो दो एंगल बनेगा, एक एंगल इधर से बन रहा होगा अल्फा और एक एंगल बन रहा होगा थीटा। तो आपको दोनों में से सही एंगल थीटा को बताना है। अल्फा इज नॉट अ एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आपको समझ आया कि नहीं आया? तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे देखते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे दिखते हैं? बड़ा फटाफट बताओ, कैसे देखोगे एंगल? तो फटाफट जब तुमसे एंगल पूछे तो सीधा एंगल देखोगे कि ये देखोगे कि दोनों का हेड से हेड मिला कि नहीं, दोनों का टेल से टेल मिला कि नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे? दोनों का हेड से हेड मिला कि नहीं, दोनों के टेल से टेल मिला कि नहीं। जब तक हेड से हेड नहीं मिलेगा, जब तक टेल से टेल नहीं मिलेगा, तब उन दोनों के बीच में कुछ भी होना संभव नहीं है। तभी एंगल बनेगा, चाहे कुछ भी तभी होगा जब हेड से हेड मिलेगा, टेल से टेल मिलेगा, हेड से हेड मिलेगा, टेल से टेल मिलेगा। देखो ये मैंने मान लो कि कोई वेक्टर बनाया, ठीक है सर, वेक्टर बनाया, और मैंने ये दूसरा वेक्टर बनाया, ये दूसरा वेक्टर बनाया और बोल दिया ये एंगल है 30 डिग्री। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में ये सही एंगल है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में क्या ये सही एंगल है? तो आप देखो, एक का पैर और एक का सर है। अब एक का पैर दूसरे के सर पे मारोगे, क्या मतलब है? क्या होगा? कुछ ना हो पाएगा। बोलो चमका कि नहीं चमका? बताओ कैसे होगा, कैसे होगा? तो सर अब कैसे किया जाए आप बताइए। तो हमारे पास इंडिपेंडेंसी होती है कि दोनों के पैर से पैर मिला दो या दोनों के सर से सर मिला दो।
तो मैं काम कर सकता हूं, ए को आगे शिफ्ट कर देता हूं, ए को धीरे धीरे आगे शिफ्ट कर देता हूं। देखो फील करो इस बात को, ए को मैंने यहां रख दिया और बी को यहां से बना दिया। अब इसमें क्या मैंने बी के मैग्नेट लेंथ या डायरेक्शन को चेंज किया? नहीं, बी है तो इसी तरफ, बी है तो इसी तरफ ना बेटा, बी है तो इसी तरफ ना, हाँ बी इसी तरफ है। और ए को मैंने थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। यहां पे किया क्या मैंने, देखो असल में क्या किया है, ये डॉटेड लाइन ऐसे बना रहा हूं रेफरेंस के लिए, मैंने ए को आगे शिफ्ट कर दिया है। तो ए का पैर धीरे धीरे आगे आ रहा, पूछ आगे आ रहा, आगे आ रहा, इसके पूछ के और इसका पूछ एक साथ कोइंसाइड कर गया। अब दोनों का टेल से टेल मिलेगा, दोनों का टेल से टेल मिलेगा तो इन दोनों के बीच बनेगा, क्या बनेगा? एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। सर लेकिन ये एंगल होगा कितना? तो एक बात बताओ, ये इस लाइन से जब ये ए पीछे था तो यही एंगल तो 30 दिखा रहा था तुम्हें, हाँ। टोटल एंगल कितना होता है? 180, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। कितने लोगों ने सोचा था एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री होगा? आप यहां पे कह सकते हो कि सर यहां पे 150 कैसे, 30 लो, आपने बोला था छोटा वाला लेंगे। अरे रामलाल, ये छोटा वाला ही है, असल में ए और बी का जब टेल मिला तो बड़ा वाला तो ये बनेगा। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर आपने बोला था छोटा वाला लेंगे, सर छोटा वाला ही होता है, सर छोटा वाला लो। तो भाई साहब ये छोटा वाला ही है, देखो ए और बी का जब पूछ मिला तो ये छोटा वाला बना और ये कौन सा बना? ये बड़ा वाला बना। तो हमको ये ना लेवे के बा, हमको ये लेवे के बा। तो ये 180 पूरा एंगल होता है, उसमें से 30 घटाऊंगा तो 150 बनेगा। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जोरदार है, देखना। लेट थीटा विद द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच, ए वेक्टर एंड बी के बीच एंगल है थीटा, ए एंड बी के बीच एंगल है थीटा। Which of the following figure correctly represents the angle theta? इसमें से कौन सा डायग्राम एंगल को सही ढंग से बता रहा है? फटाफट बताइए। मिले जब हेड से हेड और टेल से टेल, तब दोनों के बीच का एंगल बनेगा। बताइए कौन सा एंगल, कौन सा डायग्राम ए और बी के बीच में सही एंगल बता रहा है? सी। क्या बात कर रहे हो, एकदम फॉर्म में लग रहे हो तुम, सी कह रहे हो। देखते हैं, जब मिले सुर से सुर हमारा और तुम्हारा, यहां पे वेक्टर कहता है नहीं, सुर से सुर नहीं मिलाना, हमें मिलाना है हेड से हेड, हमें मिलाना है हेड से। कौन सा डायग्राम में हेड से हेड मिल रहा? इसमें हेड से हेड मिल रहा, देखो ये टेल है और ये हेड है, तो ये एंगल दोनों वेक्टर के बीच का सही एंगल होगा। सी इज अ करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कि बी में गलती क्या है। तो बी में टेल से टेल तो मिल रहा है, बी में टेल से टेल तो मिल रहा है, बट टेल और टेल मिलाने के बाद ए और बी के बीच का एंगल ये होना चाहिए अल्फा सही, लेकिन ये थीटा यहां से दे दिया तो थीटा तो गलत है, ये एंगल बनना चाहिए था। यहां पे इसका टेल है और ए का हेड है, जब हेड से टेल मिले एक दूसरे का तो ये एंगल सही डिफाइन नहीं होता। यहां पे दोनों का टेल मिल तो रहा है, लेकिन जब दोनों का टेल मिलेगा तो ये एंगल सही बनेगा, ये एंगल सही नहीं बनेगा। क्या जोरदार जवाब दिया तुमने, वायर वायर वायर, वाह 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 वाह। अच्छा बताओ इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? सर ये केमिस्ट्री में क्यों घुस रहे हो आप? अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, अभी आजकल तुम पढ़ रहे हो ना इसलिए पूछ रहा हूं। बताओ इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का, मैं सवाल लिख रहा हूं तब तक बताओ इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं रामलाल, बता इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किसने किया था? जे थॉमसन, बहुत ही जोरदार जवाब। अच्छा क्या उसको नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था क्या उसको? ठीक है नोबेल प्राइज मिला था उसको। क्या जोरदार बच्चे हो यार तुम लोग, स्पीड ऑफ लाइट से जवाब दे रहे हो। अच्छा क्या उसको नोबेल प्राइज मिला था? हाँ। अच्छा जे थॉमसन के बेटा का नाम क्या था बताओ? जे थॉमसन के बेटा का नाम क्या था? एक जोरदार कहानी बताऊंगा। जे थॉमसन के बेटा का नाम क्या था? बेटा का नाम, जे थॉमसन के बेटा का नाम, जे थॉमसन के बेटा का नाम। यस नोबेल प्राइज मिला था, बहुत बढ़िया। अब उसके बेटा का नाम बताओ क्या था? बेटा का नाम, जे थॉमसन के बेटा का नाम क्या था? बेटा का जे थॉमसन का एक सुंदर सा हैंडसम सा बेटा भी था, उसके बेटा का नाम बताओ, बेटा का नाम बताओ, बेटा का नाम बताओ। चलो फटाफट बेटा का नाम बताओ।
जे थॉमसन के बेटा का नाम बताओ। कल्लू, बाबू जलेला, अबे गोल्ड स्मिथ, रामलाल, तुम्हें पता ही नहीं? जे थॉमसन के बेटा का नाम नहीं पता तुम्हें? अबे रामलाल। जे थॉमसन के बेटा का नाम नहीं पता, इसको देखो कहां से आओ बे। जे थॉमसन के बेटा का नाम ना पता तुमको? अभी पता दिलाते हैं, रुको सर, पता दिलाओ सर, जे थॉमसन के बेटा के नाम का पता दिलाओ सर, पता। रदरफोर्ड नहीं था। रदरफोर्ड जे थॉमसन का बेटा नहीं है। सुनो ध्यान से, चैट रोक के एक जोरदार बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। जे थॉमसन गेट्स नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन गेट्स नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज सन जीपी थॉमसन also get Nobel Prize for the experimental verification of wave nature of electron. Hence whole family of Thomson is in the business of electron. भाई साहब, जे थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के लिए, और उसका बेटा था जीपी थॉमसन, जिसको नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। बाप को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, बेटे को नोबेल प्राइज मिला इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए। पूरी फैमिली इलेक्ट्रॉन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। सुनना ध्यान से, जे थॉमसन गेट्स नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हिज सन जीपी थॉमसन ऑल्सो गेट नोबेल प्राइज फॉर द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल थॉमसन फैमिली इज इन द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह! उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद 2 नोबेल प्राइज जिसके घर में आ जाए ना, उसके बाद उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। चलो देखो इधर, बताओ, तब तक मैंने सवाल लिख लिया। बताओ ए और बी के बीच में सही एंगल क्या होगा? तो देखो, अब असल में यहां पे दोनों का टेल से टेल मिल रहा। जब दोनों का टेल से टेल मिल रहा तो हमें देखना है कि दोनों के बीच में मिनिमम एंगल क्या बनेगा। हमें कहीं और से एंगल नहीं देखना, हमें ये एंगल और ये एंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब दोनों में से हम कौन सा चूज करेंगे? छोटा वाला एंगल। तो दोनों ए और बी के बीच में सही एंगल ये बनेगा। अब ये हम कैसे पता लगाए सर? ये टोटल होगा 180 डिग्री। यस, ये टोटल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये एंगल आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो पहले सवाल का जवाब है 60 डिग्री, एकदम सही जवाब है। पहले सवाल का जवाब है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम रफ्तार में चल रहे हो तुम। अब यहां पे बताओ ए और बी के बीच सही एंगल क्या होगा? तो क्या यहां पे ए और बी का हेड से हेड मिला? नहीं। टेल से टेल मिला? नहीं। तो सर अब हम क्या करें? अब सुनो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस बी वेक्टर को पीछे ले जाएंगे। सर पीछे ले जा सकते हो? हाँ, इस बी वेक्टर को हम पीछे ले जाएंगे, ऐसे टिक 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 पीछे ले जाएंगे। इसको उठा के टिक 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 बस यहां जैसे ही पहुंचा तो जैसे इसको पीछे शिफ्ट करेंगे तो यहां पे तुम्हें दिखाई देगा ये बी वेक्टर। यहां से ऐसे बी वेक्टर लिखो या ये लिखो, बात सेम ही है। दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखो डायरेक्शन इधर ही है और लेंथ भी सेम है, तो इस बी वेक्टर उठा के धीरे धीरे टिक 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 यहां रख सकते हैं। अब जैसे मैं यहां रखूंगा तो अब यहां पे दोनों का टेल से टेल मिला, सॉरी हेड से हेड मिला। किसका हेड? तो देखो ये बी का हेड और ये ए का हेड, दोनों का हेड से हेड मिल गया। अब ये एंगल मुझे डिफाइन करना है, ये थीटा मुझे डिफाइन करना है। तो टोटल बनेगा 180 में से 45 घटा दो 135 डिग्री। बहुत सही। तो थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। इतना आसान होता है देखो फिजिक्स, है ना। फिजिक्स पढ़ने की तैयारी है, ये वेक्टर हमें समझना जरूरी होता है क्योंकि आगे फिजिक्स में वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 160 मैंने लिखा है तो ये एंगल हमें निकालना है। दोनों का टेल से टेल मिल रहा। जब दोनों का टेल से टेल मिले तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। दोनों का टेल से टेल मिल रहा है तो ये एंगल हमें निकालना है। तो टोटल 180 होता है। 180 में से 160 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यह आ जाएगा 20 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आया? 20 डिग्री समझ में आया? ठीक है बेटा।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए टाइप ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहला वेक्टर लिखा है मैंने इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले बताओ वेक्टर का मतलब क्या है? सर वेक्टर का मतलब है कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर को मैंने समझाया था कि शादी के बाद इंसान वेक्टर बन जाता है, उससे पहले स्केलर होता है। लेकिन कई लोग शादी से पहले ही वेक्टर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना, शादी से पहले भी वेक्टर होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसी डायरेक्शन में वो देखते हैं। ठीक है, तो मान लो ये शादी से पहले वाला वेक्टर है एक ए। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक हो गया इसका लेंथ, और डायरेक्शन इधर है। अब ए जिस तरफ देख रहा है, ए जिस तरफ देख रहा है उसी तरफ साहब एक और है जो देख रहा है, और वो भी उतने ही इंटेंसिटी से देख रहा है जितने इंटेंसिटी से ये बी देख रहा है। मतलब समझ रहे हो बेटा? मतलब समझ रहे हो? दो ऐसे वेक्टर है जो एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों के देखने की डायरेक्शन एक ही तरफ है, और इत्तेफाक से दोनों के देखने का इंटेंशन भी सेम है, सेम इंटेंशन से, सेम मैग्नीट्यूड से देख रहे हैं। तो देखो ए और बी दो ऐसे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, और दोनों सेम नेचर के हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है वेक्टर का? एग्जाम्पल क्या होता है वेक्टर का? तो वेक्टर का एग्जाम्पल होता है वेलोसिटी, कितना तेज और किस तरफ, फोर्स, एक्सेलरेशन। तो ये मान लो कोई वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, और ये भी उसी नेचर का, मतलब ये भी वेलोसिटी वाले नेचर का वेलोसिटी वेक्टर है, और ये भी आगे की तरफ ही देख रहा है। मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होता है, उसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। किसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सेम नेचर। डायरेक्शन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ सेम नेचर। सेम नेचर कहने का मतलब है ये दोनों इक्वल वेक्टर तभी होंगे, मैं इसको ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर तभी कह सकता हूं ना, जब ये भी वेलोसिटी और ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसा नहीं मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है तो इक्वल लिख दूंगा क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा थोड़ी ना लिख सकता हूं बेटा। फोर्स इज इक्वल टू मास सॉरी फोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसा लिखना गलत होगा। तो वैसे दो वेक्टर जो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसको क्या कहते हैं? हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। समझ में आया ये बात? उसको क्या कहते हैं? हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब एक है पैरेलल वेक्टर। दूसरा बेटा ये यहां पे दूसरा लिखना चाहिए, ये भैया सेट होके टाइप कर रहे थे तो उन्होंने सब में एक एक लिख दिया। ये देखो पैरेलल वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। मतलब दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों के देखने का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक का मन है बहुत ज्यादा देखने का और एक का मन है चलो देख लेते हैं, ठीक है, कम मन है, लेकिन दोनों देख एक ही को रहा है, दोनों देख एक ही तरफ रहा है। ये हो गया आपका ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो आप यहां से कह सकते हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। एक ही तरफ जब देख रहे होते हैं बहुत सारे वेक्टर्स तो उसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। एक ही तरफ जब बहुत सारे वेक्टर होते हैं तो उसको हम कह देते हैं पैरेलल वेक्टर्स। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब यहां पे मैं बहुत सारा वेक्टर बना सकता हूं। देखो ये वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बना दिया, ये वेक्टर बना दिया, मतलब जितने भी थे सब के सब एक ही तरफ देख रहे हैं, है ना। छोटा बच्चा, बूढ़ा, है ना, सब एक ही तरफ देख रहे हैं। जितने भी वेक्टर थे सारे एक ही तरफ देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? पैरेलल वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? पैरेलल वेक्टर। तो ये सारे के सारे वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं? ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस, दिस इज करेक्ट। ऑल इक्वल वेक्टर आर पैरेलल। इक्वल कब होगा? जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब वो इक्वल कहलाएंगे। लेकिन पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जो सब एक ही तरफ देख रहे होते हैं, सब एक ही तरफ देख रहे होते हैं। हाँ, यहां पिंक की आ गई, यहां पे पिंक की आ गई, ये पिंक की है देखो, और सब के सब एक ही तरफ देख रहे हैं, सब के सब एक ही तरफ देख रहे हैं। ये छोटा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही तरफ देख रहे होते हैं। ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं।
है ना, ये होगा थर्ड नंबर। ये क्या होगा, थर्ड नंबर। एंटी पैरेलल वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, में और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या यूं कह लो इनके बीच एंगल बनता है 180 डिग्री का या पाई रेडियन का, उस तरह के वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। एक होता है पैरेलल, जब एक ही डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हो। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर। उससे पहले एक और वेक्टर आना चाहिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, कहां गया, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर्स, यहां वेक्टर नहीं लिखना, वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स किसको कहते हैं? तो दो ऐसे वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन के हो, उसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर। जैसे देखिए, ये वेक्टर है ए आगे की तरफ एग्जैक्टली, ये वेक्टर है बी एग्जैक्टली पीछे की तरफ है, और दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री का है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको हम इस तरह के वेक्टर को हम कहते हैं, देखिए ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर। इस तरह के हम कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, सॉरी निगेटिव वेक्टर्स। क्यों? कि आप ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर में माइनस लगा दोगे, इसका डायरेक्शन पीछे से आगे हो जाएगा, या ए वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका डायरेक्शन आगे से पीछे हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक दूसरे का ये कौन सा वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर है। एंटी पैरेलल इज इक्वल टू निगेटिव बोलना एकदम गलत है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल। एंटी पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। एंटी पैरेलल होने के लिए मैग्नीट्यूड सेम हो वो जरूरी नहीं है। देखो ऐसा है, दो एंटी पैरेलल मतलब इन दोनों में लड़ाई हो गया और एग्जैक्टली एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है ना। और निगेटिव वेक्टर का मतलब है कि हाँ इन दोनों में लड़ाई हुआ है, इसको इधर देखना है, इसको इधर देखना है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, निगेटिव तभी हो पाएगा। डिफरेंस बिटवीन एंटी पैरेलल एंड निगेटिव वेक्टर, बाप रे बाप, कहां से आते हो यार, कहां से आते हो? इतना टाइप करने से अच्छा होता, यहां इतना टाइप करने से अच्छा होता कि यहां पे ध्यान से देखते। निगेटिव वेक्टर्स का मतलब है कि एक दूसरे का निगेटिव होना, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। और एंटी पैरेलल का मतलब है एक आगे देख रहा है तो दूसरा कहीं पीछे देख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वेक्टर को हम सी वेक्टर और डी वेक्टर को क्या कहेंगे? क्या मैं इसको इक्वल निगेटिव वेक्टर कह सकता हूं? बोल, सी और डी को मैं निगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं, हां या ना बोलो। यहां पे सी और डी को मैं निगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं, क्या मैं इसको सी और डी को निगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं? हां या ना में बताइए। क्या मैं सी और डी को निगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं? हां या ना में बताइए। नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसको मैं क्या बोलूंगा? एंटी पैरेलल। क्या बोलूंगा? एंटी पैरेलल। इसको क्या बोलूंगा? एंटी पैरेलल। चल ठीक है। क्या मैं इसको निगेटिव वेक्टर बोल सकता हूं? हां। क्या मैं इसको एंटी पैरेलल बोल सकता हूं? हां। जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है वो एंटी पैरेलल हो जाता है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है उसको एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर। जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। सर वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। हां, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। तो सर आप यहां पे कैसे कह रहे हो कि जीरो हैव जीरो मैग्नीट्यूड? जब जिसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा वो वेक्टर कैसे कहलाएगा? नहीं बेटा, यहां पे एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। मान लो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में। अब मैं इसका वेलोसिटी पूछ रहा हूं, वेलोसिटी बताओ इसका क्या है, वेलोसिटी बताओ क्या है? तो वेलोसिटी लिखोगे 0 मीटर पर सेकेंड है, तो तुम वेलोसिटी तो बता रहे हो ना? हां सर हम वेलोसिटी बता रहे हैं। हम बता क्या रहे हैं? वेलोसिटी, ठीक है। मतलब तुमने एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बताया है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी क्या है? जीरो है। तो ऐसा वेक्टर जो है तो वेक्टर
लेकिन उसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो उसी को हम कहते हैं जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे नेट फोर्स जीरो। तो तुम किस चीज की वैल्यू बता रहे हो? एक स्केलर की वैल्यू बता रहे हो या वेक्टर की वैल्यू बता रहे हो? तुमने फोर्स बताया है तो तुमने क्या बताया? स्केलर बताया कि वेक्टर बताया? बताओ क्या है? नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है तो तुमने ये वेक्टर का एक वैल्यू बताया कि स्केलर की वैल्यू बताई? किसकी वैल्यू बताई है बोलो? यहां पे वैल्यू किसकी बताई आपने? एक वेक्टर की वैल्यू बताई या स्केलर की वैल्यू बताई? जीरो न्यूटन। जीरो न्यूटन किसकी वैल्यू बताई? वेक्टर की वैल्यू बताई, क्योंकि फोर्स क्या होता है? वेक्टर होता है। अभी वेक्टर की वैल्यू बताई, एग्जैक्टली वेक्टर। फोर्स क्या है? वेक्टर है। तो आपने किसकी वैल्यू बताई है? एक वेक्टर की वैल्यू बताई है। वेक्टर की वैल्यू कितनी है? जीरो न्यूटन। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जिस इंस्टेंट पे जीरो हो जाए उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। और बाकी इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसमें यही पता होना चाहिए कि जीरो वेक्टर कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? जीरो। और कोई खास बात यहां पे नहीं है। नेक्स्ट इज कोलीनियर वेक्टर्स। ये गलत टाइप कर दिया है। कोलीनियर, कोलीनियर, कोलीनियर्स वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर, कोलीनियर वेक्टर। ऑल वेक्टर्स आर इन अ सेम लाइन इज कॉल्ड कोलीनियर वेक्टर। सारे वेक्टर एक एक्सिस पे होते हैं, एक लाइन पे होते हैं, उसको हम कहते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। सर ये कैसे होंगे? देखो ऐसे, ये आगे, ये थोड़ा और आगे, ज्यादा मैग्नीट्यूड का, ये पीछे, ये थोड़ा कम पीछे। ये चार वेक्टर मैंने बनाए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब एक बात बताओ ध्यान से सोच के कि क्या ये वेक्टर्स पैरेलल है? चारों वेक्टर के कॉम्बिनेशन को क्या मैं पैरेलल्स कह सकता हूं? पैरेलल्स कह सकता हूं। चारों वेक्टर का कॉम्बिनेशन, चारों वेक्टर कॉम्बिनेशन, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, क्या ये पैरेलल्स वेक्टर है? नहीं है, पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल वेक्टर्स? क्यों नहीं है पैरेलल वेक्टर्स? क्योंकि सर ये आगे, ये आगे, ये पीछे, ये पीछे, ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स नहीं। क्या ये एंटी पैरेलल है? नहीं सर, ये एंटी पैरेलल भी नहीं है। आप इन दोनों को तो एंटी पैरेलल बोल सकते हो, लेकिन चारों को एक साथ एंटी पैरेलल आप नहीं बोल सकते हो। तो मैं इन चारों को एक साथ क्या बोल सकता हूं? इन चारों में क्या कॉमन है बताओ? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं मैं। इस चारों वेक्टर में, इन चार के चार वेक्टर में, ए बी सी डी में क्या कॉमन है? कॉमन क्या है? कॉमन इन चारों में कॉमन क्या है? ये चारों ही वेक्टर एक लाइन पे एक्ट हो रहे हैं। सर एक लाइन पे एक्ट होने का मतलब, यहां पे एक लाइन पे एक्ट होने का मतलब ये है कि देखो ध्यान से कि सारे वेक्टर इसी डॉटेड लाइन के अलोंग ही तो है। अब डॉटेड लाइन के अलोंग आगे हैं या पीछे, लेकिन है तो एक लाइन पे ही ना। तो इसी को हम कहते हैं, जब स्ट्रेट लाइन पे सारे के सारे वेक्टर अरेंज हो तो इसको कहते हैं हम कोलीनियर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोलीनियर वेक्टर। नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। all vectors are in a same plane, all vectors are in a same plane is called coplanar vector। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये xy प्लेन बना, सारे के सारे वेक्टर इसी xy प्लेन में कहीं ना कहीं ओरिएंटेड है, ये ऐसे ऐसे। अब जरूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, ये सारे वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? ए बी सी डी, एक ही प्लेन में एक्ट हो रहे, एक ही प्लेन में हो रहे। जैसे देखो, ये मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है मान लो। क्या मैं इसको कोप्लेनर वेक्टर बोल सकता हूं? फटाफट बताओ, क्या मैं इसको कोप्लेनर बोल सकता हूं? इसको कोप्लेनर बोल सकता हूं? सोच के बताओ फटाफट, कोप्लेनर बोल सकता हूं क्या? इसको मैं कोप्लेनर बोल सकता हूं क्या? इसको मैं कोप्लेनर बोल सकता हूं क्या? एक बोल रहा है यस सर ये कोप्लेनर है। कौन है ये? एक बच्चे को ऐसे ही मैंने बोल दिया, एक दिन याद है ना, मैंने पिंकी को बोल दिया था, पिंकी तेरे से नहीं हो पा, तू बर्तन मांज जाके। तो पिंकी का 4 पेज का मैसेज आया मेरे पास। पिंकी कह रही कि सर आई लाइक योर टीचिंग, यू आर वेरी ऑसम टीचर, आई डोंट हेट यू बट आई हेट योर एटीट्यूड।
क्या? तो सर आप कौन होते हो ऐसा बोलने वाले? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप अगर ऐसे डिमोटिवेट करोगे तो हम पढ़ना छोड़ देंगे। बेटा आज तक तुम कौन सा पढ़ लिए जो आज तुम पढ़ना छोड़ दोगे? अगर पहले पढ़ लिए होते तो कुछ आता ना तुम्हें। पिंकी कह रही कि अगर ऐसे आप किसी को डिमोटिवेट करोगे तो डिमोटिवेट होकर पढ़ना छोड़ देगा। मैंने उसको बोला बेटा देखो तुम आज तक कौन से पढ़ लिए जो आज पढ़ना छोड़ दोगे? अगर पढ़े होते तो कुछ होता ना, तुम्हारा बुद्धि होता ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हम बहुत प्यार प्यार से समझाते हैं ना तो बच्चे को समझ नहीं आता है। जैसे आप ये समझो, एक पुराना कहावत है जो दादी अम्मा या दादाजी कहते होंगे कि लातों का भूत कभी हाथ से नहीं मानता, ना उसको लात मारना ही पड़ता है। हाथ से कितना भी फैलाओ प्यार करो तो नहीं मानेगा। तो वैसे ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्यार से समझाओ तो नहीं समझते अपनी औकात। जब उसको डांट के कहो उसकी बेइज्जती होती है तो वो सोचता है कि मुझे सीखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? तो कई बार तुम्हें कुछ कहा जाए तो इतना ईगो पे मत लो। मेरी कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है और किसी से दोस्ती नहीं है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे एक ही है कि मैं जब आऊँ तो मैं किसी भी तरीके से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मैं फिजिक्स समझ आ जाए। इसके लिए मुझे कुछ पेन लेना पड़े, इसके लिए मुझे जितना मर्जी उतना एफर्ट्स लगाना पड़े, या इसके लिए मुझे खुद की बेइज्जती करनी पड़े। मैं खुद की बेइज्जती नहीं करता क्या? कभी कभी तो मैं खुद की भी बेइज्जती करता हूँ ना बेटा। कभी कभी मैं खुद की बेइज्जती करता हूँ, कभी तुम्हारी करता हूँ, कभी पड़ोसी की करता हूँ। तो इतना घबराते क्यों हो? मतलब इतना सेंसिटिव क्यों होते हो यार? इतना मैं मतलब आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें बोल दिया कि तुम बर्तन मांजो बेटा। नहीं नहीं, तुम डॉक्टर बनो, लेकिन काम डॉक्टर वाले करो ना अभी से। अब लक्षण तुम्हारे बर्तन मांजने वाले हैं और तुम कहते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो ये गलत है ना। सुधारो अपने आप को, मतलब इंप्रूव करो कि कल मैं आज कह के निपटा देता हूं, मैं तो अपने घर का हूं ना। कल बाहर वाला तुमसे कोई ऐसा बोल दे तो कितना बुरा लगेगा। इससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि अपन घर में ही बेइज्जती कर लेते एक दूसरे का, ताकि बेइज्जती कर दे, एक दूसरे को आईना दिखा दे, एक दूसरे में इंप्रूवमेंट हो जाए, फिर हम बाहर जाके अच्छे से काम करें, है ना। बाहर कोई हमारा बेइज्जती ना कर पाए। हम तो अपने घर वाले हैं ना बेटा। हम एक दूसरे का बेइज्जती करेंगे तभी तो बाहर वाले हमारा बेइज्जती नहीं कर पाएंगे। समझते नहीं हो यार, है ना। तो घबराए मत करो। चलो तो देखो, क्या मैं इसको कोप्लेनर बोल सकता हूं? नहीं सर, इसको आप कोप्लेनर कैसे बोल दोगे? ये तो एक ही प्लेन में तो नहीं है। हाँ, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस। वाई एक्स एक्सिस का एक प्लेन बनता है, जेड एक्स एक्सिस का एक प्लेन बनेगा, है ना, वाई जेड का एक प्लेन बनेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर कौन होगा? ये होगा कोप्लेनर, ये होगा कोप्लेनर, ये होगा, ये होगा कोप्लेनर। अब कैसे कोप्लेनर? देखो ना, एक ही प्लेन में। प्लेन मतलब समझते हो? प्लेन, प्लेन। तो ये बनेगा एक्स वाई प्लेन और इसी में सारे वेक्टर हैं, तो इसको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। इसको क्या कहेंगे हम? कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट देखिए, यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। A vector which have unit magnitude and a represent direction. Vector which have unit magnitude and represent direction. A vector which have unit magnitude and represent direction is called unit vector. यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक होता है और सिर्फ वो डायरेक्शन को बताता है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं ए वेक्टर लिख रहा हूं। अब किसी के सर पे मैं अगर टोपी लगा दूं, तीर लगा दूं, किसी के सर पे मैं अगर तीर लगा दूं, इसका क्या मतलब होता है? ए के सर पे मैंने तीर लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ए वेक्टर है। ए वेक्टर, अगर कोई भी चीज अगर वेक्टर होता है तो उसका क्या मतलब होता है? उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका डायरेक्शन। अरे भाई, मैं बोलूंगा तेरे पास दो हाथ है, तो तू बोलेगा ना हाँ सर ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। ऐसे बताएगा कि नहीं बताएगा? मैं अगर बोलूंगा तुम्हारे पास कितने हाथ है, तो बोलोगे दो हाथ। ऐसे बोलोगे क्या? ये मेरे दो हाथ दोनों एक ही जैसे? एक जैसा कुछ नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तुम्हारे पास दो हाथ है तो बोलोगे हाँ सर बताओ कौन कौन से? तो बोलोगे ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड। ये वेक्टर है, तो वेक्टर के पास दो चीजें होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका डायरेक्शन। तो यहां पे ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है सर, ये डायरेक्शन बता रहा है। सर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड को इधर भेज दो। तो अगर ये मैग्नीट्यूड को इधर भेज दोगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लॉजिकली भी समझो तो बस मैंने ए को नीचे लिख दिया, तो ए वेक्टर बाय ए इज इक्वल टू ए कैप। अब ये क्या है ऊपर? सर ऊपर है ए वेक्टर।
ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो उसके अंदर क्या बचेगा सर, डायरेक्शन बचेगा। सोच के देख, ये गोला में जो मैंने लिखा है, ये गोले के अंदर जो मैंने लिखा है, इसमें क्या लिखा है सर, इसमें आपने ए वेक्टर लिखा है और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया है। तो कोई वेक्टर है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा तो इसके पास क्या बचेगा सर, इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन बचेगा। जैसे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो मैं इसको क्या कहूंगा, इसके वेलोसिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। मान लो एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हो गया इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये पूरा इतना लंबा लिखने के बजाय क्या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को कुछ नाम दे दूं, कि हमेशा तुम ऐसे ही लिखना चाहते हो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, हमेशा यही लिखना चाहते हो कि इसको मैं कुछ नाम दे दूं, बताओ। इसको नाम दे दूं कि हमेशा यही लिखना चाहते हो, बताओ, है ना। इसको कुछ नाम दे दो कि तुम यही लिखना चाहते हो हमेशा। अगर वेलोसिटी y के लॉन्ग हुआ तो बोलोगे वेलोसिटी 10 मीटर पे 10 मीटर पर सेकंड अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अलोंग z एक्सिस। तुम बार बार अलोंग x एक्सिस अलोंग z एक्सिस हो तो मजदूरी ना। ये लिखना चाहते हो कि इसको कुछ नाम दो, बता फटाफट। यही लिखना चाहते हो कि इसको कुछ नाम दो, सर इसको कुछ नाम दो। तो सुनो अच्छे से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो बेटा x एक्सिस में जब भी कोई चीज होता है तो उसको हम एक नाम देते हैं आई कैप। अब मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को डायरेक्ट लिख सकता हूं 10 आई कैप। तो बच्चा पूछता है सर ये टोपी क्या बता रहा है, तो टोपी जो ए के ऊपर टोपी है डायरेक्शन को बता रहा है। देखो आई कैप मतलब ये डायरेक्शन के बता रहा है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आज से कहेंगे हम आई कैप और वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन को हम नाम देंगे जे कैप एंड जेड एक्सिस वाले डायरेक्शन को हम नाम देंगे जेड कैप। तो बेटा आई कैप यूनिट वेक्टर हो गया, आई कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो हम ये मजदूरी ना करके हम बार बार ऐसे बोले 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, उसके अच्छा बोलते थे ना 10 आई कैप 10 आई कैप। क्या आपको ये फील समझ आया, क्या ये फील समझ आया कि असल में हम बार बार पहले बहुत समय पहले बहुत साल पहले मजदूरी करते थे और हम ऐसे ही बोला करते थे 10 अलोंग वाई एक्सिस। आजकल हम 10 अलोंग वाई एक्सिस को एक नाम दे दिया है और उसको हम जे कैप कहते हैं। पूरा का पूरा अलोंग वाई एक्सिस को एक नाम दे दिया जिसको हम जे कैप कहते हैं। ठीक समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। और जेड एक्सिस को आई कैप जे कैप, अरे सॉरी इसको के कैप कहते हैं सॉरी तुम्हारी तरफ देख रहा है, देखो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप होता है। जेड एक्सिस को क्या कहते हैं, के कैप कहते हैं। हाँ बेटा जेड एक्सिस को क्या कहते हैं, हम के कैप कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जेड एक्सिस को हम के कैप कहते हैं। अब बताओ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर। इन चारों में से यूनिट वेक्टर कौन सा है, बताओ। इन चारों में से यूनिट वेक्टर कौन सा है। हाँ बेटा रॉन्ग नहीं, ठीक कर दिया मैंने। इन चारों में से यूनिट वेक्टर कौन सा है, बताओ। इन चारों में से यूनिट वेक्टर कौन सा है, बताओ। यूनिट वेक्टर कौन सा है, फटाफट बताओ। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट निकालने के लिए वो वेक्टर लिख दो और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सर ये मैग्नीट्यूड तो ए होता है, हाँ ए भी होता है और मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा ए वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड को ही बताएगा। वो किसके बताएगा, किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही बताएगा। तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। ये किसको बताएगा, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है साहब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तो एकदम ही गलत है, मॉड ऑफ ए गलत है। ये वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए सही है, ये भी गलत है। और ये मॉड ऑफ ए बाई ए तो उल्टा हो गया, 1 अपॉन डायरेक्शन हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। सबको एकदम सही समझ आया, सबको एकदम सही समझ आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। A vector is added to an equal and opposite vector of similar nature forms a, फटाफट बताइए। a vector is added, एक वेक्टर को ऐड किया है, added to an equal and opposite vector of similar nature, equal and opposite vector of a similar nature। इक्वल जब बोले तो उसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इक्वल मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड। इक्वल क्या सर, इक्वल भी और अपोजिट भी। तो इक्वल हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और जो अपोजिट है वो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अपोजिट नहीं होता, मैग्नीट्यूड ज्यादा कम होता है, इक्वल ग्रेटर और कम होता है। समझ में आया कि नहीं है,
है ना। तो इक्वल क्या है बोलो, इक्वल क्या है बोलो, तो इक्वल है मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट क्या हुआ, डायरेक्शन। जब इक्वल एंड अपोजिट से जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, नल वेक्टर बनेगा, जीरो हो जाएगा। मान लो ए वेक्टर ये रहा, इसको लिख देता हूं 10 i कैप, है ना। एग्जांपल से अब हम खेलेंगे, अब हम एग्जांपल से खेलेंगे। हम समझ गए एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है तो उसको हम आई कैप कहते हैं, तो 10 i कैप। और पीछे हो गया तुम्हारा 10 j कैप, सॉरी बी वेक्टर हो गया तुम्हारा पीछे की तरफ एग्जैक्टली, तो -10 i कैप। हाँ ये भी तो समझिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम आई कैप बोलेंगे, तो निगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। वाई एक्सिस को हम जे कैप बोलेंगे, तो माइनस वाई एक्सिस को हम माइनस जे कैप बोलेंगे। समझ में आया। तो आगे है तो 10 आई कैप, पीछे है तो -10 आई कैप। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ही जोरदार तरीके से चमका। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर, किस तरह के वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। देखो जब भी लिखा हो ना कि वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऐसा लिखा होता है, वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल नहीं कहते हैं, एक वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल नहीं कहते हैं। हम किसको कहते हैं ऑर्थोगोनल, दो ऐसे वेक्टर जो एग्जैक्टली एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। देखो वेक्टर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। मान लो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली इससे परपेंडिकुलर है, इससे क्या है, परपेंडिकुलर। लो ये परपेंडिकुलर बना दिया, मतलब एक दूसरे से कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। आप लिख सकते हैं यहां पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। कैसे वेक्टर्स को आप ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं, दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे से एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होगा उसको हम ऑर्थो, ये नाम है। अब तू ये मत बोल देना कि सर इसको आप ऑर्थोगोनल क्यों कहते हैं, जो 90 डिग्री पे होगा उसको हम रामलाल वेक्टर बोलेंगे। वैसे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं उसको हम रामलाल वेक्टर बोलेंगे। तेरी मर्जी, तू आज से अगर 400 साल पहले पैदा होता तो तू रामलाल वेक्टर बोल देता, तो आज हम रामलाल वेक्टर के नाम से जानते। अब तेरी गलती है, तू 400 साल पहले पैदा नहीं लिया, तो आज पैदा लिया है, अब नहीं बोल सकता, अब तू कुछ और डिफाइन करना। चल नाम है, नाम, तेरा नाम घर वालों ने पिंकी क्यों रखा है ना, जो भी तेरा नाम है, जैसे तेरा नाम है पिंकी, तो पिंकी क्यों रखा घर वालों ने नाम, पूछना मम्मी पापा से क्यों रखा, यही नाम क्यों रखा बता। बाबू जलेला रखा था, हाँ तो बाबू जलेला वेक्टर, बहुत सही। क्यों रखा नाम, पूछना घर वालों से जाके कि यही मेरा नाम क्यों रखा। बोलेंगे बस दिमाग में आया रख दिया। तो ऐसे ही किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि हम इसको तो कहते हैं पैरेलल, इसको तो हम कहते हैं पैरेलल, इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल, तो इसको हम क्या बोले, है ना। कहां से समझ में आया पता है, इसको तो बोलते हैं हम पैरेलल, इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, तो इसको हम क्या बोले। तो एक रामलाल टाइप इंसान था, है ना, रामलाल टाइप साइंटिस्ट था, इसको हम क्या बोले, तो उसको दिमाग में चला आज हम इसको ऑर्थोगोनल कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कहां पे कंसेप्ट। बैठे बैठे सोचा कि अच्छा इसको हम बोलते हैं पैरेलल क्योंकि एक ही तरफ है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, तो चलो इसको हम क्या बोले, तो बोलता है चलो ऑर्थोगोनल। बस और क्या है यहां पे कंसेप्ट, नाम है, बस नाम है। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए। ये आगे ए और ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। अच्छा सर, कनकरेंट वेक्टर, ये करंट लगेगा क्या इसमें, कनकरेंट वेक्टर, ये कनकरेंट वेक्टर क्या होता है, सारे वेक्टर का एक्शन पॉइंट एक ही जगह पे हो, वेक्टर्स एग्जैक्टली एक्टिंग एट अ पॉइंट, उस सारे वेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स लगा लेना है, वेक्टर्स का मतलब एक वेक्टर नहीं है, बहुत सारे वेक्टर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर का एग्जांपल देखो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे और इसमें एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर से 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 लगा। जान ले इसकी एकदम, जान ले, छोड़ मत इसका, जान ले एकदम। एक फोर्स इधर से लगा तो सारे वेक्टर, सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कनकरेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट्स पे लग रहे हो, सारे
वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो उसको हम क्या कहते हैं, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ जी, उसको हम क्या कहते हैं, कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर एक ही पॉइंट पे सारे लग रहे हैं। अरे भाई साहब तू कहीं और देख लेना, क्या इसकी जान ले रहा है, जो जहां है सब मिल के एक ही पॉइंट पे लग रहा है, इसको कहते हैं हम कनकरेंट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही जगह पे हो उसको कहते हैं हम कनकरेंट वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा क्या हम इसको कनकरेंट बोल सकते हैं? इसको कनकरेंट बोल सकते हैं? नहीं, ये इधर लग रहा है, इधर जा रहा है, एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहा ना, एक इधर जा रहा है, एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहा, तो इसको हम कनकरेंट नहीं बोलेंगे। कनकरेंट वेक्टर का मतलब होता है एक ही जगह पे सारे वेक्टर लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कनकरेंट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या तुम कभी स्कूल गए हो? स्कूल गए हो कि नहीं, ये बताओ, स्कूल गए हो कि नहीं? हाँ सर गए हैं। कौन से स्कूल से पढ़े हो बेटा? कौन से स्कूल से पढ़े हो बताओ? अब तुम जिस भी स्कूल से पढ़े हो उसमें कभी तुमने फोकस किया होगा, अगर थोड़े अच्छे स्कूल से पढ़े होगे तो ग्राउंड होता है, ग्राउंड में घास होता है, और घास बड़े हो जाते हैं तो वहां पे घास को काटने का एक मशीन होता है, घास काटने वाला मशीन होता है, घास काटने वाला मशीन होता है। तो घास काटने वाला मशीन को जब वो लेके जाता है घास काटने के लिए, तो ये मान लो मशीन है वो घास काटने वाला, थोड़ा सा फील करना इस बात को, ये मशीन है घास काटने वाला, उसमें डंडा लगा होता है, ऐसे डंडा लगा होता है, उसको हम सीधा इससे इस तरीके से फोर्स लगा के खींच के ले जाते हैं, या ऐसे खींच के ले जाते हैं, या एक आदमी रामलाल टाइप इंसान इसको ऐसे ऐसे फोर्स लगाता है और ऐसे धक्का मार के आगे ले जाता है। हम किस तरीके से इसको लेके जाते हैं, F1 F2 F3, या किस तरीके से इसको आगे ले जाना आसान होगा? किस तरीके से आगे ले जाना आसान होगा, F1 F2 F3? F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3। तो कई बच्चे जवाब दे रहे हैं, ज्यादातर मेजोरिटी का जवाब है F1। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें रफ करके समझाता हूं। मान लो कि ये है तुम्हारा घास काटने वाली मशीन, ये घास काटने वाली मशीन, और तुम इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये है तुम्हारा घास काटने वाला मशीन, और इस पे तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, या यूं कहो कि ऐसे धक्का दे रहे हो। एक ही बात हो गया दोनों, ये दोनों एक ही बात हो गया। तुम असल में इसको ऐसे खींच के ही तो ले जा रहे हो, दोनों एक ही बात हो गया कि अलग बात हो गया? तो इसी ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, इसी ऑब्जेक्ट पे आगे की तरफ इतना फोर्स लग रहा है, एक ही बात हो गया। और तीसरा केस ये है कि तुम इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हो। तो किस केस में इसको ले जाना आसान होगा? केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। किस केस में उसको खींच के ले जाना आसान होगा, F1 F2 या F3 2 3? बताओ कौन से केस में ले जाना आसान होगा? चलो या फिर उसका एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। जो ट्रॉली बैग होता है, ट्रॉली बैग्स है ना, देखा है ट्रॉली बैग? नहीं सर, हम तो अपने गमछा में बांध लेते हैं और चल देते हैं ऐसे मोटरी उठा के। रामलाल बैग्स होता है ना, बैग में ट्रॉली बैग होता है। हाँ सर ट्रॉली बैग देखा है। ट्रॉली बैग को हम कैसे घसीट के लेके जाते हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैसे लेके जाते हैं? ट्रॉली बैग को कैसे लेके जाते हैं? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या हम ट्रॉली बैग सरफेस पर रखा हो तो उसको ऐसे खींच के लेके जाते हैं, या ट्रॉली बैग पे ऐसे धक्का मारते हैं? कैसे खींच के ले जाते हैं? ट्रॉली बैग को कैसे ले जाते हैं वो बताओ। ट्रॉली बैग तुमने देखा ही नहीं कभी, अब मैं क्या समझा रहा हूं तुम्हें। ट्रॉली बैग को कैसे खींच के ले जाते हैं? थर्ड की तरह। बहुत सही, थर्ड केस की तरह हम ट्रॉली बैग को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं हम थर्ड केस की तरह ट्रॉली बैग को? क्यों ले जाते हैं? क्योंकि देखो ध्यान से, जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है?
एक्स एक्सिस के लॉन्ग है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है? तो फोर्स एक्स और वाई प्लेन के बीच में। तो इस फोर्स का एक इफेक्ट आगे की तरफ होता है जिसको कहते हैं हम एफ एक्स, और इस फोर्स का एक इफेक्ट ऊपर की तरफ होता है, इसको कहते हैं हम एफ वाई। ये फोर्स का दो इफेक्ट है, बस मैं इतना समझा रहा हूं तुम्हें, बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस फोर्स का दो इफेक्ट है, एक आगे की तरफ लग रहा है एफ एक्स और एक ऊपर की तरफ लग रहा है एफ वाई। क्या तुम्हें इतना फील आया कि असल में जब मैं एक बीच में फोर्स लगाता हूं तो इस फोर्स की वजह से आगे की तरफ भी जाएगा और ऊपर उठने की कोशिश भी करेगा? फोर्स के दो इफेक्ट हैं, लेकिन यहां पे जब तुम फोर्स के इफेक्ट देखोगे तो पूरा का पूरा फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ जो घास काटने वाली मशीन होती है उस पर हम ऐसे धक्का मार के ले जाते हैं, ऐसे धक्का मार के ले जाते हैं। ऐसे धक्का मार के हम क्यों ले जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये थोड़ा जमीन से चिपके। क्यों जमीन से चिपके? क्योंकि ये जो फोर्स तुमने लगाया है, इस फोर्स के दो इफेक्ट होंगे, एक आगे की तरफ एफ एक्स और एक नीचे की तरफ माइनस एफ वाई। बस तुम ये फील कर लो, मेरा यही उद्देश्य है समझाने का। इसको मिटाओ। क्या तुम्हें यह बात समझ में आया कि जब हम यहां पे घास काटने वाली मशीन पे फोर्स लगाते हैं तो यहां पे फोर्स के दो इफेक्ट होते हैं, एक आगे की तरफ एक नीचे की तरफ। तो हम चाहते हैं कि ये जमीन से ज्यादा पकड़े, जमीन में दबे। अबे पूरा दबेगा, चिपकेगा, तभी तो घास को काटेगा। जितना ज्यादा अच्छे से चिपकेगा उतना ज्यादा अच्छे से घास को काटेगा ना। इसलिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा नीचे दबे। तो इस फोर्स का देखो बेटा, इस फोर्स का दो इफेक्ट है, एक नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ। ये बुझाया कि नहीं बुझाया पहले बताओ? ठीक है सर। और हम बहुत सारी चीजों को सीधा ऐसे खींच के ले जाते हैं, तो इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट है। और जब हम इस ट्रॉली बैग को इधर लेके जा रहे होते हैं, ट्रॉली बैग को इस डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं, इस डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में हम ट्रॉली बैग को लेके जा रहे हैं, तो असल में इस फोर्स का दो इफेक्ट होता है। एक होता है आगे की तरफ और एक होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, इफेक्ट को हम कहते हैं कंपोनेंट। इफेक्ट को ही हम एक नाम देते हैं कंपोनेंट। इफेक्ट को ही हम नाम देते हैं कंपोनेंट। अच्छा मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं आराम से खड़ा था, आराम से रिलैक्स कर रहा था, आराम से खड़ा था। अब दो रामलाल आए, एक रामलाल ने मेरा हाथ पकड़ा, बोला कि चलो सर आज मेरे साथ घूमने चलो, आज आपको पकौड़ी खिलाऊंगा, है ना। दूसरा रामलाल कहता नहीं सर आप मेरे साथ चलो, ये मुझे इधर खींच रहा, और एक रामलाल इधर खींच रहा, तो मैं कहां जाऊंगा? ये कह रहा चलो सर मैं आपको चाय पिलाता हूं। एक रामलाल कहा चलो सर आप आपको मौसम बढ़िया हो रहा है पकौड़ी खिलाता हूं। तो अब मैं किधर जाऊंगा बताओ? अब मैं किधर जाऊंगा? इस वाले रामलाल की तरफ जाऊंगा कि इस तरफ वाले? दोनों एकदम 90 डिग्री पे दोनों रामलाल खींच रहे हैं। अब मैं किधर जाऊंगा बताओ? किधर जाऊंगा बताओ? हाँ किधर जाऊंगा बताओ? मैं जाऊंगा किधर वो बताओ? बीच में। एक बात बता, मैंने तुम्हें यह कब बोला कि दोनों रामलाल की इफेक्ट सेम है? अब मान लो ये वाला रामलाल मुझे 50 न्यूटन से खींच रहा है और ये वाला रामलाल कमजोर रामलाल है, ये मुझे सिर्फ 10 न्यूटन से खींच रहा है, और ये वाला रामलाल मुझे 50 न्यूटन से खींच रहा है, और ये है बीच में एमआर। तो बताओ मैं किधर जाऊंगा? क्या मैं एग्जैक्टली बीच में जाऊंगा? नहीं सर एग्जैक्टली बीच में तो नहीं जाओगे, तो किधर जाऊंगा बता? मैं किधर जाऊंगा बता? सोच के बताओ मैं किधर जाऊंगा? मैं किधर जाऊंगा? ये वाले पकौड़ी वाले रामलाल की तरफ कि चाय वाले रामलाल की तरफ? ये चाय दे रहा, ये पकौड़ी दे रहा, दोनों कोई नहीं दे रहा, तो किधर जाऊंगा बताओ? क्या मैं डायरेक्टली इधर निकल जाऊंगा? नहीं, खींच तो ये भी रहा है, तो मैं जाऊंगा किधर? क्या मैं इधर जाऊंगा? क्या बोल, तो मैं इधर चला जाऊंगा क्या? क्या मैंने सही बनाया? नहीं ये गलत है कि ये सर खींच तो बेचारा ये भी रहा है, तो किधर जाऊंगा? तो मैं कहीं ना कहीं इधर जाऊंगा, इस बीच में जाऊंगा, थोड़ा सा रिजल्टेंट जो होगा इसके तरफ होगा। अब ये जो वेक्टर बनेगा, इस नेट वेक्टर में बोलूंगा ये होगा जो वेक्टर, उसमें F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के सम की तरफ जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम 50 न्यूटन वाले की तरफ ही चला जाऊंगा, खींच तो ये भी रहा है और खींच ये भी रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पे एक फोर्स लगा है, मेरे पे एक फोर्स लगा है,
और उस फोर्स का एक कंपोनेंट है ये 10 और एक कंपोनेंट है ये 50। मैं अपने आप पे जो नेट फोर्स बताऊंगा, बोलूंगा कि मेरे पे नेट फोर्स इस तरफ लगा है, उसका एक इफेक्ट है आगे की तरफ, एक इफेक्ट है नीचे की तरफ। तो कंपोनेंट का मतलब आप समझते हो क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब क्या? बोलो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बहुत भारी भरकम नाम है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? बोलो, फील करके बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट? 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 इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट? इफेक्ट। इफेक्ट, 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 राइट, वेरी गुड, इफेक्ट। अब मान लो, अब मान लो कि यहां पे कोई भी ए वेक्टर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है कि एक्स वाई के बीच में? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई के बीच में। और मान लो किसी थीटा एंगल पे लग रहा है, ये गिवन है कि थीटा एंगल पे लग रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है? तो इसके दो इफेक्ट होंगे। इसके कितने इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट होंगे। वो सर हैं किधर इसके इफेक्ट? तो इसका इफेक्ट होगा एक्स में और एक होगा जेड में। होगा क्या? ए वेक्टर का दो इफेक्ट होगा, एक होगा एक्स में और दूसरा होगा जेड में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक इफेक्ट होगा इसका एक्स में और दूसरा होगा जेड में? नहीं, एक इफेक्ट होगा इसका एक्स में और एक इफेक्ट होगा वाई में। मान लो ये वेक्टर यहां पे एक्ट हो रहा और इस डायरेक्शन में वेक्टर लग रहा है ए वेक्टर, तो इसका एक इफेक्ट होगा एक्स एक्सिस में, ये वाला, ये वाला। क्या मैंने सही बनाया है? नहीं सर, मेन वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो उससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? मान लो ये वेक्टर का लेंथ यहां से यहां तक है, ये वेक्टर है मान लो एग्जांपल के लिए 50 ये वेक्टर है 50 और इसका इफेक्ट इधर देखा तो ये है 100। एकदम महाबाह्यात और घटिया बात है ये। क्या किसी मेन वेक्टर का इफेक्ट, मेन वेक्टर जो एक्स वाई प्लेन में लग रहा है, इसका इफेक्ट अगर मैं एक्स एक्सिस में देखूंगा तो इससे ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, मैं गलत बोल रहा था, एक्स वाई में एक्स वाई में होगा तो मैं सिखाने के लिए गलत बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये है 50 और इसका इफेक्ट है इधर 100? पागल हो गया है क्या? हाँ, बच्चे को यही नहीं समझ आता अब बताओ कि जो इसका एक्स एक्सिस में इफेक्ट होगा, जो इसका एक्स एक्सिस में इफेक्ट होगा वो इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं, यहां से यहां तक होता है एग्जैक्टली ये जो डॉटेड लाइन होगा ये एक्स एक्सिस का इफेक्ट, और इसका वाई एक्सिस का इफेक्ट ये होगा, ये होगा। जो जिसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहां भी बना सकता हूं, पैरेलल शिफ्ट करके मैं यहां भी बना सकता हूं। ये दोनों वेक्टर सेम ही उड़े। कौन से दोनों वेक्टर बेटा? कौन से दोनों वेक्टर? ये वेक्टर और ए वेक्टर। अब इसको मैं क्या नाम दूं? कोई बी वेक्टर तो नाम नहीं दूंगा। इसी ए का एक्स एक्सिस वाला इफेक्ट है तो इसको नाम दे दूंगा मैं ए एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए वाई। किसी मेन वेक्टर का जो इफेक्ट है ए, मेन वेक्टर ए का जो इफेक्ट है एक्स एक्सिस में उसको नाम देते हैं ए एक्स, और मेन वेक्टर का जो इफेक्ट वाई एक्सिस में होगा उसको नाम देते हैं ए वाई। ए वाई को यहां ले आऊंगा तो यही बनाएगा ए वाई। सर ये तो परफेक्ट ट्रायंगल जैसा बन रहा है। हाँ, ये परफेक्ट ट्रायंगल जैसा बनेगा, ये परफेक्ट ट्रायंगल जैसा बनेगा, ठीक है। तो सर एक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो ये यहां से यहां तक का जो ए का इफेक्ट है एक्स, वो हो जाएगा आपका ए का एक्स इफेक्ट, और ए वेक्टर का वाई इफेक्ट ये हो जाएगा ए वाई, ठीक है सर। अब यहां पे इस ट्रायंगल में कॉस थीटा मैं लिखता हूं, तो कॉस थीटा बताओ क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है बताओ? कॉस थीटा, सर कॉस थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई बेस। ये हाइपोटेन्यूज यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ए के बराबर होगा। ए वेक्टर को यही लिखोगे ना बेटा, ए इंटू ए कैप, तो इसका जो लेंथ मैग्नीट्यूड है हाइपोटेन्यूज हुई ए के बराबर है, और इसका बेस यहां से यहां तक ये एक्स के बराबर है। तो लिखोगे ए डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स को यहां चिपका दो, सॉरी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ए को यहां चिपका दो, तो एक्स का जो लेंथ होगा वो होगा ए कॉस थीटा। और ये सही भी है। क्यों सही है? तो इसको वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। अगर थीटा 0 होगा तो ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बचेगा, वाई में जाएगा कि पूरा का पूरा एक्स में आ जाएगा? अगर थीटा को 0 रख दूं तो, अगर मैं थीटा को 0 रख दूं तो ये पूरा का पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा।
मतलब x बराबर a हो जाएगा। यहां पे थीटा को 0 रखो तो cos 0 क्या होता है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। अब साइन थीटा यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा तो साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा ए वाई बटा ए, तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। मतलब किसी भी वेक्टर का जो इफेक्ट होता है उस तरफ जिधर एंगल बन रहा हो उधर होता है कॉस कंपोनेंट। सर ये तो पूरा का पूरा आप पाइथागोरस थ्योरम समझा रहे हो। हाँ, ये वेक्टर यहां पे पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होता है। चमका कि नहीं चमका? एक्चुअल में क्या होता है देखो, ये तुम्हारा बेस हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि अगर मैं इसको मेन वेक्टर एफ बोलता हूं, मेन वेक्टर क्या बोलता हूं? एफ बोलता हूं, जिसका मैग्नीट्यूड एफ होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ का एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा फोर्स का वाई कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से यहां रिलेट करते हैं, जिधर एंगल बनता है उधर आ जाता है, जिधर एंगल बनता है उधर आ जाता है ए कॉस थीटा, और एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाता है साइन थीटा। क्योंकि देखो ना साइन थीटा में परपेंडिकुलर लिखोगे और परपेंडिकुलर क्या होगा ए वाई और हाइपोटेन्यूज बताइए, तो ये आएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी एक वेक्टर दिया हो, क्या आप उसको तोड़ के, कोई भी एक वेक्टर एक्स वाई प्लेन में दिया हो, क्या आप उसको ब्रेक करके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसका इफेक्ट देख सकते हैं, मतलब उसका कंपोनेंट देख सकते हैं? हां और ना में जवाब दीजिए फटाफट, हां और ना में जवाब दीजिए, हां या ना में जवाब दीजिए। क्या उसका इफेक्ट देख सकते हैं? अब चलिए, अब सुनिएगा, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट को एक लाइन पे चला रहे थे, लाइन पे चला रहे थे, चल बेटा लाइन पे चल, लाइन से उधर मत जाना, एक लाइन पे चल। ठीक है, अब देखो वो लाइन एक्स एक्सिस था या वाई एक्सिस था, हालांकि ये भी एक लाइन पे चल रहा है, लेकिन ये लाइन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। ये कहां भाग रहा है बताओ? एक्स में, वाई में कि एक्स वाई प्लेन में? एक्स में, वाई में कि एक्स वाई प्लेन में? कहां भाग रहा है बोलो? तो सर ये ना एक्स में जा रहा ना वाई में जा रहा, असल एक्स वाई प्लेन में ऐसे भाग रहा। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में क्या होगा? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। अब जैसे ये सवाल बच्चे को दिखता है, सवाल देखते ही बच्चा कहता है सर ये भारी है, सवाल बहुत भारी है सर ये सवाल बहुत भारी, हम नहीं करेंगे सर। काहे नहीं करोगे? तो सर ये तो कुछ क्या कह रहा है सर, ये इधर 50 से जा रहा है, कह रहा है कि इसका वेलोसिटी एक्स एक्सिस में बताओ। सर इसका वेलोसिटी एक्स में कहां है? इसका वेलोसिटी तो इधर है, मैं एक्स में कहां से बता दूं? तो एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन पे जाएगा तो क्या एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस चलेगा कि नहीं? हां सर चलेगा। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा वो उसकी वेलोसिटी होगी। हां, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी बताने का यह मतलब है कि इस वेलोसिटी का एक्स में कंपोनेंट बताओ। तो क्या करोगे? सर इधर एंगल बन रहा 37, तो ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे सर, इधर जो इफेक्ट होगा वो होगा आपका वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है? तो मेन वेलोसिटी का ये कंपोनेंट v पूरा का पूरा v, और एंगल है cos 37। जिधर एंगल बनता है उधर हम cos कंपोनेंट लेते हैं। v की वैल्यू बोलो 50 और cos 37 याद रखना ये होता है तुम्हारा, हाँ कम पे ज्यादा वैल्यू होता है 4/5, तो ये आ जाएगा आपका 40 आई कैप, 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप, है ना। एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन को हम किससे लिखते हैं? आई कैप से लिखते हैं। हाँ 40 मीटर पर सेकेंड। वाह यार बिल्कुल सही। अच्छा वाई वाले बोलो, वाई वाले को क्या लिखोगे? सर वाई वाले कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इसको बोलेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब इस वेलोसिटी का वाईथ कंपोनेंट वो क्या होगा? सर वो होगा v साइन ये 37, ये एंगल 37 है तो इधर साइन कंपोनेंट आएगा v साइन 37। तो जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? जे कैप, तो लिखेंगे v साइन, v की वैल्यू 50, साइन 37 बोलो कितना होता है? सर 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 जे कैप। तो अब नेट वेलोसिटी v वेक्टर को जो हम लिखोगे तो वो होगा v इज इक्वल टू 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो असल में हमें क्या पता था? हमें नेट वेलोसिटी पता था 50
और ये पता था x एक्सिस से 37 डिग्री पे है। तो हमने उस वेलोसिटी का इफेक्ट, उसका कंपोनेंट, उसका इफेक्ट x और y एक्सिस में लिख दिया। उसी वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप और 30 मीटर पर सेकेंड जे कैप। अब बच्चा बोलता है सर ये जो आपने लिखा है ये तो गलत लिखा है सर। मैं पूछता हूं कैसे? तो सर ये तो 40 और 30 70 हो गया सर। सर ये 40 और 30 70 हो गया सर, लेकिन नेट तो था 50। तो बेटा x एक्सिस को और y एक्सिस को सिंपल स्केलर की तरह नहीं जोड़ते हैं। इसको हम स्केलर की तरह नहीं जोड़ते, ये मास नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे इधर लगाया मैंने 10 न्यूटन फोर्स और इधर लगाया 10 न्यूटन फोर्स, तो क्या इसको तुम 20 न्यूटन बोलेगा? एक बात बता, इस ऑब्जेक्ट पे इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और इधर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो क्या इसको 20 न्यूटन बोलेगा? हाँ ना में जवाब दे, क्या इसको तू 20 न्यूटन बोलेगा? बता ना, बता इस पे कितना फोर्स लगा, बता। अभी मैं तुम्हें पूरा फील दिलाता हूं। जिन्होंने बोला ना कि 70 हो जाएगा उसको मैं पूरा फील दिलाता हूं। और यहां पे कंसंट्रेशन के साथ देख, इधर 10 और इधर 10, बता क्या ये 20 होगा? क्या होगा बोल? नहीं मैं तो 20 बोलूंगा। तू इसको 70 बोलेगा तो मैं इसको 20 बोलूंगा। चल तू बोल, इसको 70 बोल 70, 40 और 70 बोल इसको 70 बोल ना, तो मैं इसको 20 बोलूंगा। जा, तुम्हें यह समझ आता और यह नहीं समझ आता। अरे भाई अगर 40 और 30 ऐसे ऐसे होता, देख इधर मेरी बात सुन, अगर ऐसा होता ये 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप और ऐसा होता 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अब तुमसे बोला जाता कि इन दोनों को ऐड करो, तो ए वेक्टर को या नेट वेलोसिटी को तुम लिखता 30 मीटर पर सेकेंड आई कैप और 40 मीटर पर सेकेंड आई कैप, तो ये हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड आई कैप। ये एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। 70 मीटर पर सेकेंड आई कैप एकदम सही है। लेकिन अगर कोई इधर जा रहा 30 मीटर पर सेकेंड से आई कैप और इधर जा रहा 40 मीटर पर सेकेंड जे कैप, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, नया सवाल लिख रहा हूं, तो तू क्या इसको वेलोसिटी को बोलेगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप बराबर 70? गधा, आई और जे एक ही चीज है क्या? आई और जे एक ही चीज है क्या? सर यहां कैसे किया 70? तो भाई साहब इधर आई और आई एक ही लाइन पे चल रहा है, एक ही लाइन पे चल रहा है। मान ले यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इसको क्या लगाया 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर ही 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये 20 होगा कि नहीं होगा बोल? हाँ होगा सर। तो जब आप सिंपल जोड़ोगे ना तो यहां भी सिंपल एडिशन होगा, लेकिन आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ये इधर आई में जे जोड़ रहा है और बोल रहा है 40 30 70 टांग तोड़ दूंगा, तो बोल ना इसको 70 बोल, अब इसको 70 बोल। कौन बोल रहा था? 3-4 बच्चे इसको 70 बोल रहे थे, बोल इसको 70 बोल। तो सर क्या बोलेंगे वो हम सिखाएंगे आपको, कैसे जोड़ना हम सिखाएंगे। क्या ये 70 है बता? क्या 70 है? नहीं सर 70 नहीं है। क्या ये 20 होगा? नहीं। अब देख, अब सुन मेरी बात, अगर ये 10 और 10 20 नहीं है, 10 और 10 0 है, तो बेटा इधर का ये 10 और इधर का ये 10 20 नहीं होगा। तो सर 20 कब होगा? जब एक ही लाइन पे ये 10 होगा और ये लाइन पे 10 होगा, तब 10 और 10 20 हो सकता है। लेकिन ये 180 डिग्री पे एक्ट होना, 90 डिग्री पे एक्ट होना, इस तरह से अलग अलग चीजें हो गई तीनों। ये तीनों क्या हो गई? अलग अलग चीजें हो गई। वाह रामलाल, ऐसे नहीं समझता है तू, धमकाना पड़ता है तुम्हें। चल मान ले एक ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लग रहा n न्यूटन, नहीं 10 न्यूटन लग रहा था। देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अब इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ क्या होगा? और धीरे धीरे चीजें सीखोगे, चिंता मत करो, जितना मैं फील कराते जा रहा हूं ना उतना पढ़ो बस। बताओ इसका एक्स और वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ फटाफट। एक्स और वाई कंपोनेंट, एक्स और वाई कंपोनेंट। तो कैसे करोगे एक्स और वाई कंपोनेंट? तो बोलोगे वेट अ मिनट, इधर लग रहा फोर्स 10 न्यूटन का, तो इस बार ये होगा इसका वाईथ कंपोनेंट, हाँ वाई के लॉन्ग वाईथ कंपोनेंट ही होता है, और इसका ये होगा जेथ कंपोनेंट, सॉरी एक्स कंपोनेंट। तो इसको एक्स कंपोनेंट हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस फोर्स का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो cos 30 होगा, तो आप लिखोगे F cos 30 इज इक्वल टू Fy। अब ये मत रट लेना कि x में जो जाता है उसी को हम लेते हैं cos थीटा, नहीं, जिस तरफ एंगल बन रहा होगा ना उसको हम लेंगे cos कंपोनेंट, उस तरफ लेंगे हम cos कंपोनेंट। तो इस 10 का ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30 y के लॉन्ग,
और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो होगा, देखो ना यहाँ पे ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब आता है तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा। तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 10 एफ साइन थीटा, एफ साइन 30। एफ की वैल्यू बोल, इसकी वैल्यू है 10 और साइन 30 हाफ, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप, और ये हो जाएगा बेटा cos 30 होता है √3/2, तो 5 √3 j कैप। बताओ कितने लोगों को समझ आया, बताओ कितने लोगों को समझ आया। ith कंपोनेंट होगा 5 आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा 5 आई कैप, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा 5 आई कैप। नहीं बेटा, एंगल यहां से बन रहा है, एंगल यहां से बन रहा है, जब cos थीटा लोगे तो बेस ये आएगा, y एक्सिस बेस को रिप्रेजेंट करेगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया, एकदम अच्छे। देखो दोनों में फर्क है ना यार, अरे बकलोल यार, यहां पे एंगल कहां से बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो रट लो इस बात को, जिधर एंगल बनेगा उधर cos कंपोनेंट आएगा, मतलब cos का इफेक्ट आएगा। तो 50 इधर आया, देखो cos 37, एक्स एक्सिस के लॉन्ग cos 37, और यहां देखो, यहां पे एंगल देखो कहां से बन रहा हूं, y एक्सिस से बन रहा, तो आप लिखोगे 10 cos 30 डिग्री y एक्सिस के लॉन्ग आएगा। चमका कि नहीं चमका बताओ, चमका कि नहीं चमका बताओ, फटाफट बताओ, चमका कि नहीं चमका, हाँ चमक गया, चमक गया ना बढ़िया से। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जिधर एंगल बनता है उधर cos कंपोनेंट लेते हैं, जिधर एंगल बनता है उधर cos कंपोनेंट लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब अभी मैंने तुमको वेक्टर को क्या करना सिखाया, बोलो तू अपने मन से बता, मैंने वेक्टर को क्या करना सिखाया, बोलो। यहां पे अल्टीमेटली मैंने वेक्टर को क्या करना सिखाया, वेक्टर को क्या करना सिखाया, मतलब वेक्टर के साथ क्या करना सिखाया, फटाफट खुद बोलो, वेक्टर के साथ क्या करना सिखाया मैंने तुम्हें, एकदम देसी भाषा में बताओ, कोई हाई फाई बात नहीं है, जो दिल तक पहुंचे वो बात बताओ। मैंने यहां पे वेक्टर को क्या करना सिखाया, और जो ये पूछेगा ना 3/5 कैसे आया, 4/5 कैसे आया, cos 37 कैसे निकाला आपने सर, sin 30 कैसे निकाला, तो उसको गोली मार दूंगा मैं, उसको गोली मार दूंगा। तो लिख के दिखा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एडिशन। अरे बाप रे, एडिशन कब सिखाया भाई, एडिशन कब सिखाया मैंने, अरे सीधा बोलना, तोड़ना सिखाया सर, तोड़ना सिखाया, वेक्टर को तोड़ना सिखाया, वेक्टर को तोड़ना सिखाया। क्या सिखाया तुम्हें, कंपोनेंट लेना, तोड़ना, या यूं कहो ब्रेक करना सिखाया, वेक्टर को ब्रेक करना सिखाया। ब्रेक करना मतलब एक वेक्टर तुम्हें पता था, उसको तोड़ के तुमने एक्स और वाई में कर दिया, तो तोड़ना ही तो सिखाया। क्या सिखाया, अल्टीमेटली क्या सिखाया मैंने तुम्हें, एक वेक्टर को तोड़ना। यह था तुम्हारा ए कैप। इस ए का एक्स एक्सिस में इफेक्ट देखा और वाई एक्सिस में इफेक्ट देखा, तो तोड़ना सीखा ना, हाँ तोड़ना सीखा, तो सीख जा, या तो तू तोड़ना सीख जा, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। दो बातें तेरे पास, स्प्लिट करना सीखा, वाह यार स्प्लिट करना सीखा, या तो तोड़ना सीख ले, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। दो ऑप्शन है, बोल दे नहीं आया सर, बोल दे नहीं आया, उसके बाद मैं तुम्हें तोड़ता हूं। या तो तू तोड़ना सीख ले, नहीं तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। ठीक है सर, तोड़ना सीख गया, अब मैं तुम्हें जोड़ना सिखाता हूं। अब क्या सीखेंगे हम, जोड़ना। पहले से जो टूटा हुआ है उसको हम जोड़ना सीखेंगे। पहले से जो टूटा हुआ था उसको हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ना सीखेंगे। बेटा एमआर से मजाक सोच समझ के करना, क्योंकि मैंने जिस दिन मजाक कर लिया ना तो दिक्कत हो जाएगा। आओ इधर, आ गया इधर आओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है, मुझे पहले से टूटा हुआ वेक्टर होगा, क्या होगा, टूटा हुआ वेक्टर होगा। अब उस टूटे हुए वेक्टर को ऐड करके मेन वेक्टर बनाएंगे। मैंने यहां पे एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एडिशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर।
इसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड लेना। पहले से वेक्टर क्या होगा, टूटा हुआ होगा, पहले से वेक्टर कैसा होगा, टूटा हुआ होगा, और इंडिविजुअल वेक्टर होगा, उसको ऐड करके हम मेन वेक्टर बनाएंगे। जैसे देखो ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ए का एक्स कंपोनेंट, कोई वेक्टर ए है उसका एक्स कंपोनेंट मुझे पता है, कोई वेक्टर ए है उसका मुझे वाईएथ कंपोनेंट पता है, ये है ए वाई। देखो यहां पे लिखा है ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, देखो ए एक्स और वाई कंपोनेंट है ए वाई, मतलब कोई ए वेक्टर है जिसका एक्स में इफेक्ट है ए एक्स और वाई में इफेक्ट है ए वाई। इन दोनों को ऐड करेंगे, टूटा हुआ है ना, देखो ना ये टूटा हुआ है, ये एक्स ए वेक्टर का दो टूटा हुआ कंपोनेंट है, ये एक्स है और ये वाई है। इन दोनों को जोड़ के हमें एक वेक्टर नेट वेक्टर निकालना है। जैसे मैं मान लो यहां पे खड़ा हूं, अब ये पकौड़ी वाला रामलाल मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा और ये चाय वाला रामलाल भी मुझे 10 न्यूटन से खींच रहा, तो मेरे पे नेट कितना फोर्स लगा वो मुझे निकालना है। समझ में आया ना, मेरे पे कितना नेट फोर्स लगा वो मुझे निकालना है। तुम फील कर पा रहे हो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पे दो रामलाल ने फोर्स लगाया, एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा, एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा, ऐसे ऐसे, ये 10 न्यूटन से एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा और एक 10 न्यूटन से इधर खींच रहा, तो मेरे पे नेट कितना लगा, तो इंडिविजुअल पता है, ये 10 न्यूटन से इधर खींच रहा, ये 10 न्यूटन से इधर खींच रहा, तो नेट कितना लगेगा, तो मुझे एक्स एक्सिस में पता है, वाई एक्सिस में पता है, अब मुझे उसका नेट कंपोनेंट निकालना है। तो नेट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो नेट कंपोनेंट कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो नेट कंपोनेंट ये एक्स कितना होगा, तो जिधर एंगल बन रहा उधर कॉस कंपोनेंट होगा, ए कॉस थीटा होगा ये, और ये जो आपका वाई कंपोनेंट है ये वाला ए वाई, ये असल में क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा। अब इस दोनों इक्वेशन को, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, हमें एक्स तो ए कॉस थीटा ही पता होता है ना, और ए वाई क्या पता है, ए साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो बताओ क्या बनेगा। यहां से बनेगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो ये इधर बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, और ये पूरी हमने क्या कर दी, मजदूरी। सर क्यों मजदूरी, ये आप ऐसे ही तो निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, नहीं ऐसे क्यों निकालेंगे, हम ये मेथड क्यों यूज करेंगे, क्या हमें नहीं पता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का रूट हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर का रूट लगा दूंगा तो ए वेक्टर आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा, हाँ सर ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो नेट वेक्टर आ गया ना। तो अच्छा, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। हाँ एक बात बताओ, तुम्हें मैंने यहां पे ये सिखाया है कि ये है तुम्हारा एक्स कंपोनेंट और ये है तुम्हारा वाई कंपोनेंट और ये है तुम्हारा मेन वेक्टर और ये एंगल है थीटा। तो सर ये तो बड़ा आसान है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर का रूट लगा दूंगा तो ये मेन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कोई तुम्हें एक्स में इफेक्ट पता हो और वाई में इफेक्ट पता हो और उसका नेट इफेक्ट पता करना है आपको, तो डायरेक्ट आप इससे निकाल लेंगे। हाँ सर, तो इसी को हम वेक्टर कहते हैं क्या, इस तरीके से हमको सिखाया जाता है। तो बकलोली है, ये सब एकदम बकलोली है। आपको क्या करना है समझ में आया? हाँ, तो अब ये बहुत सारे क्या है वेक्टर्स हैं, इनका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। ये बहुत सारे वेक्टर हैं, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। और एक बच्चा बहुत बढ़िया जवाब लिख रहा है, उसका नाम नहीं देखा मैंने, सर जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वैसे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेक्टर है, उसी तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है मेरा ए, इसमें मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो मैंने तुम्हें बता दिया है आई कैप का मतलब है एक्स वाला इफेक्ट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई वाला इफेक्ट जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे हम आते हैं और ध्यान से देखते हैं a इज इक्वल टू तुम्हें क्या बताया था, तो x का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर। मैं पूछ रहा हूं मैग्नीट्यूड, मतलब इंडिविजुअल x और y कंपोनेंट दे दिया और मैं तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, तो कैसे निकालोगे बोलो। तो ये हो जाएगा बेटा रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर, बोलो 2 का होल स्क्वायर x एक्सिस वाला कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस y एक्सिस वाला कंपोनेंट का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 13। कितने लोगों का जवाब आया एक बार बता दीजिए। रूट अंडर 13। वायर वायर वायर, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, रूट अंडर 13। रूट अंडर 13 आपका बहुत ही बढ़िया और सुंदर जवाब है। रूट अंडर 13 इज योर करेक्ट आंसर। अब चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो, अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसमें वो हटा के सीधा ए लिख लेंगे रूट अंडर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूं ना मैं, ये तो मैग्नीट्यूड ही देख रहा हूं ना इसका, इंडिविजुअल को ऐड करके मैं मेन वेक्टर बनाना चाह रहा हूं। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16, तो रूट अंडर 25 मतलब 5। बहुत बढ़िया। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड देखिए, और चीजें आप स्टेप वाइज सीखेंगे। स्टेप वाइज का मतलब है एक एक करके चीजें सीखेंगे। चलिए ये है, तो ए का बताइए क्या होगा, तो रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर 64, 3 का होल स्क्वायर 36 और 10 का होल स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 200। इसको मैं लिख सकता हूं 10 रूट 2। चलिए चौथा वाला बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। तुम इतना पीछे क्यों चल रहे हो भाई, मैं आगे आगे चल रहा हूं और तुम अभी 2 सवाल पीछे। अभी मतलब टाइप करके सो जाते हो क्या, ऐसे टाइप करके पांच टाइप कर सो रहे, 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। वे आगे तो बढ़ यार, आगे तो बढ़। चल चौथा जवाब बता, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रूट अंडर, अब सर यहां पे तो कुछ है नहीं, क्या लिखें, तो सिर्फ आई लिखा हुआ है, मतलब इसको 1i मान सकते हो ना, 1i। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे भाई आई कैप जे कैप के कैप, तो कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते ना, 1i कैप 1j कैप 1k कैप। तो क्या हो जाएगा ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये रूट 3। तो फोर्थ केस में जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा आपका रूट 3। ये बताइए ए वेक्टर क्या लिखा हुआ है सर, आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप, तो ये हो जाएगा सिंपल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो हो जाएगा रूट अंडर 6। अभी भी रूट 6 तक कोई नहीं पहुंचा है। अच्छा एक बच्चा बोला सर आपने गलती करी है, कि सर यहाँ पे आपने माइनस नहीं लिया है, आपने गलती कर दिया है, आपने सर गलती कर दिया है, आपने यहाँ पे माइनस नहीं लिया है। सर यू आर वेरी रॉन्ग, सर आप गलत पढ़ाते हो, और हम नेता बनेंगे, हम कल से क्रांतिकारी बन जाएंगे, और हम क्रांतिकारी कर बन के हम आपको बहुत परेशान करेंगे। हम नेता हैं, हम बच्चा थोड़ी ना सर, हम नेता हैं, नेता हम नेता हैं सर, कहाँ समझो, हम नेता हैं। आप बहुत ही गलत पढ़ाते हो सर, इसको सुधार लो, तो हम आपको सुधार देंगे, चेंज कर देंगे सर, हम नेता हैं। कहाँ के नेता बे देख इधर, गधा करेगा। यहां पे जब स्क्वायर करेगा तो +1 का स्क्वायर 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। नेता है तू, पढ़ ले तो कॉलेज मिला के नेता बनना तो कुछ मिलेगा, हाँ नहीं तो गोली खा के सो जा। चल देख इधर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर भी तो 1 ही होगा ना। नेता पैदा लिया नहीं कि नेता बनेगा, पहले ढंग से पैदा तो ले ले तब नेता बनना। नेता बनने के लिए पहले पैदा लेना पड़ता है। तो चूजा एकदम ढंग से अभी इवॉल्व भी नहीं हुआ है, नेता बाद में बनना, पहले पढ़। युगांडा पार्टी का नेता है कहां का नेता है, युगांडा का नेता। अब चलो, अब एक जोरदार सवाल, यह सवाल जो सॉल्व कर लेगा उसको मिलेगा ढेर सारा शाबाशी, बहुत ही ढेर सारा शाबाशी मिलेगा। चलो चल इधर देख, चल इधर देख। A vector OA vector where O is origin is given by OA vector is equal to 2i cap plus 2j cap. Now it is rotated by 45 degree anti-clockwise about O. What will be the new vector?
जो इसको सॉल्व करेगा उसको पूरे 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 2 बार शाबाशी मिलेगा। तुमको क्या लगा था पूरे 10 रुपए मिलेगा? भिखारी है क्या? सवाल को जल्दी सॉल्व कर। हाँ चलो बताओ, पूरे 2 बार शाबाशी मिलेगा उसको जो इस सवाल को सॉल्व कर देगा। फटाफट 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 बताइए, मजा आ जाएगा सवाल को सॉल्व करने में, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पूरी गारंटी है कि मजा आ जाएगा सवाल को सॉल्व करने में, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, अ वेक्टर OA where O is origin, okay, O is origin and given by OA vector is 2i cap plus 2j cap। एक बात बताओ, 2i cap 2j cap का मतलब क्या है? कि x एक्सिस में 2i cap और y एक्सिस में भी 2j cap, मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा ये। अरे भाई एक बात बताओ, ये 2i और 2j cap, 2i और 2j cap मतलब x कंपोनेंट भी आपका है, जो भी वेक्टर है OA वेक्टर का x कंपोनेंट है 2 और OA वेक्टर का y कंपोनेंट भी है 2। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फटाफट बोलो तो। रूट अंडर x एक्सिस का होल स्क्वायर 4 प्लस y कंपोनेंट का होल स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं आप 4√2। सर 4√2। और एंगल क्या हो जाएगा? तो किसी भी वेक्टर का एंगल कैसे देखते हैं? एंगल देखना बहुत आसान है। जैसे आप एंगल निकालते हो ट्रायंगल में, जब ये मैंने सिखाया था, उसी तरीके से आप एंगल देख सकते हैं। ये है आपका मेन OA वेक्टर बोल देता हूं, ये है OA का x कंपोनेंट, ये है OA का y कंपोनेंट। अब मुझे एक बात बताओ, ये मुझे अगर एंगल देखना है थीटा, तो क्या मैं यहां से नहीं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा OA का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई OA का z कंपोनेंट। हाँ ये तो बहुत आसान है। अरे सारा पाइथागोरस थ्योरम वाला केस लगता है वेक्टर में, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम ढंग से पढ़ा होगा तो वेक्टर तुम्हें आसानी से आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का जिधर मान ले OA है, तो इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट कितना है 2, x कंपोनेंट कितना है 2, तो कट के क्या आ जाएगा 1, तो सर tan थीटा बराबर 1 आ जाएगा। हाँ तो थीटा बराबर 45 आ जाएगा। हाँ तो ये एंगल था 45 डिग्री। तो तुमने OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और OA वेक्टर का एंगल भी निकाल लिया। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, OA वेक्टर का एंगल भी निकाल लिया। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रॉन्ग कौन लिख रहा है? क्या रॉन्ग है बताओ ना। तुम लिखते हो ना रॉन्ग, तो लिख दिया करो क्या रॉन्ग है, तो मैं ठीक कर लूंगा बेटा। मैं भी एक इंसान हूं और इंसान से गलती होती है। क्या रॉन्ग है बता, क्या रॉन्ग है? अच्छा ये रॉन्ग है, ठीक बात है। 4 मल्टीप्लाई 2 2√2 होगा, ठीक है लिख दिया 2√2 होगा वाह यार, बहुत बड़ी भारी गलती ढूंढ लिया यार, ये तो बहुत भारी गलती ढूंढा तू तो। गधा नहीं। √8 क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 2 8, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2√2 होगा। एकदम सही बोल रहा हूं, एकदम सही बोल रहा हूं। तो सामने जब तुम छुट्टी छुट्टी लिखते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो, तो ये सब गलती तो होगा ही। चलो कोई बात नहीं। दूसरा, अब ये वेक्टर है 2√2। हाँ ये वेक्टर है 2√2 और कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री। अब हुआ क्या है कि इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये वेक्टर है। अब इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा ऊपर, है ना। अगर एक वेक्टर है, ये पहले से इधर है और ये 45 डिग्री पे है और इसका मैग्नीट्यूड है 2√2, इसको 45 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर इधर घुमा तो वेक्टर यहां पहुंच जाएगा। तो अब ये घुमाने से वेक्टर तो चेंज हो जाता है। हाँ तो ये वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 2√2, क्योंकि वेक्टर को जस्ट मैंने घुमाया है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जे कैप, तो ये हो जाएगा 2√2 जे कैप। ए इज योर करेक्ट आंसर। कई लोग जवाब दे रहे थे बी 2 जे कैप। नहीं बेटा, मैंने नाउ इट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री। कौन? इट इज मतलब कौन? ये वेक्टर 2i कैप 2j कैप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब होता है, मान लो कोई ये क्लॉकवाइज है और ये मैंने वेक्टर बनाया है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक से उल्टा, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड 2√2, OA का मैग्नीट्यूड 2√2 और ये एंगल था 45 डिग्री। तो यहां से OA वेक्टर को 45 डिग्री से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और घुमा दिया, तो ये y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा। ए आएगा आंसर, बिल्कुल सही। भी सभी लोगों का जवाब है ए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नहीं समझे आप? उल्टा, क्लॉक से उल्टा। क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक घूमता है वैसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक से उल्टा। बहुत ही जोरदार सवाल था कि नहीं था? चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, बस 5 मिनट मुझे दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर। क्या मैं एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ।
स्केलर होता तो एक नंबर ही है, उसको मैं वेक्टर से बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे मान लो एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू 2i और मुझे ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है, मेरे से लिखा कि फाइंड 3a, मेरे से पूछ रहा है फाइंड 3a वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, 3 को रहने दूंगा और ए वेक्टर की वैल्यू है 2i क्या है, तो ये हो जाएगा 6i क्या। तो जब मैं किसी भी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन तो ही रहेगा। जैसे मान लो 2i कैप में 3 से मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पे ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से 6 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, डायरेक्शन तो आई कैप का आई कैप ही रहेगा, डायरेक्शन आई से आई कैप ही रहेगा। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर। एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, मान लो कोई ए वेक्टर है और उसमें मैं 3 ऐड करना चाहता हूं, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। एक वेक्टर में स्केलर से हम ऐड नहीं कर सकते, एक वेक्टर को स्केलर से आप ऐड नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं है? ये नहीं कर सकते आप। सर क्यों नहीं कर सकते हैं? बेटा कैसे करोगे, मान लो ए वेक्टर तुम्हारा 3i क्या है और +3, ये कैसे ऐड करोगे? इसके पास ना डायरेक्शन है ही नहीं, इसके डायरेक्शन के साथ है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक वेक्टर को स्केलर से आप ऐड नहीं कर सकते, ये गलत है। लेकिन एक वेक्टर को स्केलर से आप मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, हाँ डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये देखिए फाइंड ए वेक्टर बाई 2, मतलब ए वेक्टर का आधा पूछ रहा है, ए वेक्टर बताइए क्या है आपका, 2i क्या है, तो ये 2i क्या है बाई 2 कट जाएगा, ये i क्या बचेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कॉमन ले लेंगे वाह यार, तो कॉमन तो अपनी बुद्धि को होने तो दे, थोड़ा सा फिर सवाल पूछना। अभी तो तू पैदा लिया है, अब तेरे अंदर बुद्धि धीरे धीरे डेवलप होगा, तब सवाल पूछना। कह रहा 3 को कॉमन ले लो सर, चल 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, i कैप +1। क्या होता है i कैप +1? i कैप प्लस i कैप कुछ होता है, i कैप प्लस j कैप कुछ होता है, i कैप प्लस k कैप कुछ होता है। i कैप +1 क्या है? सरासर गलत है ये। वाह, एक बच्चा पूछता है सर सब्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, ये बताओ। कैसे सब्ट्रैक्ट कर देगा? जब ऐड नहीं कर सकता स्केलर से तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा? सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? मान लो ये एक सिंपल एलिमेंट्री मेथड है। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और दूसरा वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप। फाइंड ए प्लस बी, तुमसे पूछा है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बताओ ये क्या बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करेंगे, तो ए वेक्टर एज इट इज यहां लिख देते हैं, ए वेक्टर को लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप और बी वेक्टर को यहां लिख देंगे 3i कैप माइनस j कैप। अब जब यहां पे आप ऐड करेंगे सिंपल, तो हमेशा i वाला कंपोनेंट i से ऐड होगा, क्योंकि i मतलब है x वाला और x वाला, तो x और x वाला क्या हो जाएगा, x में 2 था और x में 3 है, तो x में हो जाएगा 5 प्लस ये 3j कैप माइनस j कैप, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल 2j कैप। अरे रामलाल, 3j कैप में से माइनस j कैप को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2j कैप बचेगा, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी। तो सर आपने यहाँ पे स्केलर जैसे ऐड कर दिया बेटा। हाँ, i को हम स्केलर जैसा ट्रीट कर सकते हैं ना, i एक ही डायरेक्शन में हो गया, j तो i j को अलग अलग सेपरेट हम करेंगे। 5i कैप प्लस 2j कैप, यस 5i कैप प्लस 2j कैप इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। माइनस 2j कैप कौन लिख रहा है यार, 5i कैप प्लस 2j कैप होगा, 5i कैप प्लस 2j कैप होगा, ठीक है। तो अगर वेक्टर एक i j कैप के टर्म्स में दिया हुआ है तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एडिशन विद अ कंपोनेंट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये रहने देते हैं, आप ये रहने देते हैं। एडिशन विद अ कंपोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए पहले ये बताइए, फटाफट बताइए, रफ्तार में, अभी समय नहीं है अपने पास, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए। A is a vector of magnitude 2 into 7 unit. A is a vector of magnitude 2 into 7 unit. Due east. What is the magnitude and direction of vector 4A? बताइए, A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 2.7 यूनिट और उसका डायरेक्शन हमें दिया हुआ है ईस्ट की तरफ है। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया वाला वेक्टर क्या बनेगा? तो देखो, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो
उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये बेस्ट नहीं होगा, ईस्ट में ही रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, डी इज अ करेक्ट आंसर। हाँ, डी इज अ करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताइए, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी, यूनिट वेक्टर के पास क्या नहीं होता है? डज नॉट हैव एनी, यूनिट वेक्टर के पास क्या नहीं होता है? चलो ये सवाल बताओ, यूनिट वेक्टर के पास क्या नहीं होता है? क्या डायरेक्शन होता है? हाँ, मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड होता तो है, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर के पास यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, वन आता है मैग्नीट्यूड। डज नॉट हैव यूनिट, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, यस। यूनिट मतलब वो मीटर पर सेकेंड वाला चीज, मीटर पर सेकेंड वाला चीज, उसमें ये थोड़ी ना होता है। अब आधे से ज्यादा बच्चा को समझ ही नहीं आएगा, कहेंगे सर यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। अरे यूनिट मतलब मीटर पर सेकेंड एंड ऑल। जैसे देख बताता हूं, मान ले मैंने ए वेक्टर लिखा, अब सुनना, ए वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये ए वेक्टर लिखा मैंने, वेलोसिटी वेक्टर। अब इस वेलोसिटी वेक्टर का मैं आपसे पूछूं यूनिट वेक्टर बताओ, तो यूनिट वेक्टर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस ए वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर बताओ क्या है? तो पूरा का पूरा ए वेक्टर ये है, तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप डिवाइडेड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड देखो तो यही है, तो मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये स्पीड ही तो होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आई कैप। तो इसके पास डायरेक्शन है, और हम कह सकते हैं कि इसका हम यूनिट क्या हो गया? 1 हो गया। 10 से 10 कटेगा तो क्या हो गया? 1 हो गया। इसके पास क्या नहीं होता है? तो यूनिट नहीं होता है, यूनिट नहीं होता। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट वेक्टर मतलब वो दूसरी बात, डेफिनेशन है वो, और ये यूनिट वेक्टर मतलब यूनिट, यूनिट केजी, मीटर, सेकेंड वाला यूनिट। तो यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव यूनिट। चलिए फटाफट बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा? √2। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप क्या हो जाएगा? √2। यस, सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर। अ वेक्टर मल्टीप्लाई विथ अ नंबर 0, अ वेक्टर मल्टीप्लाई विथ अ नंबर 0 रिजल्ट इनटू ए द डिस्टेंस, देन न्यू वेक्टर विल बी, ये क्या लिख दिया? ये तो लास्ट में आके कुछ ब्लंडर ही कर दिया। A vector multiply by the number 0, then vector becomes, result into it, then vector becomes, किसी वेक्टर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नल वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नल वेक्टर बन जाएगा। किसी वेक्टर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? नल वेक्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नल वेक्टर बन जाएगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, if p plus q then which of the following necessarily true? if p plus q is equal to 0, देखो if p plus q, p vector plus q vector is equal to 0 vector, then which of the following is necessarily true? बताइए कौन सा सही होगा? रैपिड फायर राउंड, जल्दी जल्दी बताइए, सही जवाब बताइए। कौन सा सही होगा बताइए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नेसेसरी ट्रू। बड़ा आसान है यार, ये सर आप खेल रहे हो क्या? देखो ये पी वेक्टर है, प्लस क्यू वेक्टर है, उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस क्यू वेक्टर। यस सर, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा। बहुत आसान है। और वैसे भी पी वेक्टर एक्जैक्टली माइनस क्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पे पी को माइनस क्यू रखेंगे तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तभी तो ये 0 बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कि बहुत ही आसान सवाल है कि हाँ, क्योंकि वेक्टर नया चीज है तो हमें आसान सवाल ही पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, ये पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर? इनिशियल। टू अनदर पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, ये तुम्हारा फाइनल है। मतलब यहां से फ्रॉम, देखो फ्रॉम अ पॉइंट, इस पोजीशन से टू द पॉइंट यहां तक गया तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। क्या हो गया है? फाइनल पोजीशन हो गया। तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, आप बेटा अच्छे से जानते हो, डिस्प्लेसमेंट होता है
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये तो लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है? ये वाला, तो लिखो फाइनल पोजीशन 5i कैप प्लस 1j कैप। इस फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटा दो, ये तुम्हारा इनिशियल पोजीशन है 2i कैप प्लस 4j कैप। तो i में से i घटाओगे तो 5i कैप में से 2i जाएगा, तो ये बचेगा सिंपल आपका 3i कैप प्लस 1j कैप में से 4j कैप जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1j कैप माइनस 4j कैप, तो ये बचेगा आपका माइनस 3j कैप। अरे बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों माइनस होगा, तो माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब इसका क्या निकाल लो बेटा? मैग्नीट्यूडी निकाल लो, मैग्नीट्यूडी निकाल लो, तो 3√2 होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 3 फोर्स गिवन बाय वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 4i एक्टिंग टुगेदर ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये कनकरेंट वेक्टर था। कौन सा वेक्टर था? कनकरेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि पहला वेक्टर ये, दूसरा है और ये तीसरा है। आर एक्टिंग टुगेदर ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, देन ऑब्जेक्ट विल मूव अलोंग द डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? छोटे छोटे ऐसे सवाल नीट में बहुत सारे पूछे हुए हैं, मैं बहुत सारे ऐसे सवाल दिखा दूंगा। ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? तो देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो उसको सबको जोड़ दो तो नेट फोर्स आ जाएगा। F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स। तो F1 फोर्स बोलो 2i कैप प्लस 2j कैप, F2 फोर्स बोलो 2i कैप माइनस 2j कैप, F3 फोर्स बोलो माइनस 4i कैप। जब इन सबको ऐड करोगे तो 2i कैप 4i कैप माइनस 4i कैप कैंसिल हो जाएगा, 2j कैप माइनस 2j कैप ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, अरे यार ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, 2j कैप से 2j कैप, ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। क्यों? क्योंकि सबको जोड़ने पे इसका नेट, ये फोर्स लगा ऑब्जेक्ट पे, ये भी लगा और ये भी लगा, और सबको हम जब जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 0। मतलब ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एट ऑल। नेक्स्ट देखिए, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ये सवाल मैंने आपको एग्जैक्टली कराया हुआ है, ये सवाल मैंने एग्जैक्टली कराया हुआ है। अब वेक्टर के साथ फील्ड लेके करो, तो ऑब्जेक्ट कितना चला है, ऑब्जेक्ट कितना चला, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट आप देखिए तो कह रहा है नॉर्थ, तो आप ऐसे बना लीजिए, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। आप इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है सर, इस तरीके से हमने बना लिया। अब एक बात बताइए, 6 मीटर नॉर्थ का क्या मतलब है? तो ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ को आप जे बोल देंगे, आप ईस्ट को आप आई बोल देंगे, और वर्टिकली अपवर्ड को आप क्या बोल देंगे? के बोल देंगे। तो नॉर्थ मतलब 6j कैप प्लस ईस्ट मतलब 8i कैप एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मतलब 10j कैप। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे हाँ सर, अरे भाई जितना डिस्प्लेस हुआ है तो ये डिस्प्लेस 6 मीटर नॉर्थ चला है। देखो बॉडी मूव किया है, मूव किया नॉर्थ में इतना, ईस्ट में इतना मूव किया है और वर्टिकली अपवर्ड इतना मूव किया है। तो ईस्ट को आई कैप बोलोगे, ऊपर को जे कैप बोलोगे, तो वर्टिकली अपवर्ड को के कैप बोलो। ये हो गया तुम्हारा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकली अपवर्ड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल के दिखाया आपको। क्या हो जाएगा जवाब? 10√2। आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और सॉरी जे कैप आई कैप और के कैप। ठीक है, चलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास भी आपका थोड़ा आराम कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, खाना पीना खा लीजिए। ठीक है, नहीं तो दिमाग हैंग कर जाएगा, पहले से ही हैंग कर रहा है ना। फिजिक्स के हैंगओवर से थोड़ा उतर लो, बाहर टहल के आओ, मौसम बढ़िया हो रहा है। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत।